गुलाबी शरारा में 300 प्लस मिलियन व्यूज गए उस गाने पे। आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा वर्ल्ड वाइड हिट हुआ है, फेमस हुआ है। उस टाइम पे ऐसा था ना, मैं इंस्टाग्राम खोलूँ ना, मतलब मैं एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरी कर रहा हूँ, तीसरा गाना है। इसके हुक स्टेप भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। जो हमारे कोरियोग्राफर अंकित कुमार, तो बेसिकली उन्होंने ये एक स्टेज पे परफॉर्म किया था, तो वहीं उन्होंने परफॉर्म किया और वो वायरल हुआ थोड़ा सा मिलियंस में। बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं मतलब उस मुकाम पे पहुंच रहा हूँ, वो अचीव कर रहा हूँ जिसके लिए कभी हर कलाकार एक सपना देखता है। लेकिन अचानक वो गाना डिलीट हो जाता है। एक कॉल आता है मुझे और पता चलता है कि यार वो तेरा गाना सर्च कर रहा था, गाना निकल नहीं रहा। उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने भी आपको अपने पास बुलाया था एंड कुछ अवार्ड दिया था। बड़े भाई जितेंद्र रावत जी, इनका प्रोडक्शन हाउस है, उनको इनवाइट किया गया था पूरी टीम के साथ। राज्य के अगर मुख्यमंत्री आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपके साथ बैठे, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, गर्व वाली बात है। मैं सिर्फ एक राज्य की बात नहीं करूँगा, पूरे देश से और विदेश से भी प्यार मिला है भर भर के। इतने फॉरेनर्स ने वीडियो बनाई है। एक बार मैं वो आपसे ही सुनना चाहता हूँ लाइव। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटुमा, छम छमा पायल घुंघरू बजनी तेर खोटमा, लाल ter कंगन हाथों में चूड़ी छनहरा, अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। ये गाना तो ऐसा है कि यार मुर्दे में भी जान डाल दे डांस करने के लिए। तो यार मैंने कई जगहों पे देखा कि आप मिमिक्री भी करते हो। अच्छा है, अच्छा है। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत। साला सुबह से ना आलू बिका है ना बिका है कांदा आधा। यारा खूतड़िया साला जमाइला, यारा राजू ये तो चुप रे, चमला किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। और एक मेरा फेवरेट कार्टून हुआ करता था, टॉम एंड जेरी। एक डक आती थी, डोनाल्ड डक ना, जेरी को मिलती है तो जेरी के पास जाके वो क्या बोलती है? तो बेसिकली जहाँ पे देव है वहाँ पे दानव भी रहते हैं, जहाँ भगवान है वहाँ पे भूत भी रहते हैं। कभी कोई आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? तो जगह है हमारे यहाँ पे जहाँ पे नो एंट्री नहीं माना चले गए। वो जैसे रास्ता मान लो राइट है ना, कुछ चीज़ है, अब वो समझ लो क्या चीज़ हो सकती है। वो उसको दिखा रही है कि राइट ना लेके लेफ्ट लो, मतलब वो लेफ्ट में आपको रास्ता दिखा दे रही है जबकि खाई है नीचे। और जैसे उधर मुड़ने को तैयार हो रहा है, सम हाउ मेरे दोस्त ने देखा कि दूर लाइट जल रही है, एक छोटा सा कुटिया सी दिख रही है, कॉटेज था बेसिकली। वो रूम में गए, उन्होंने गेट बंद किया, उसके बाद एक वीडियो भी देखी थी मैंने कि लाइक कोई गांव में ही 3 औरतें खेती कर रही थी और वो एक औरत को बाग ले गया था। स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को ले गया। वो अग्रेसिव जानवर है, वो तो शिकार करना उनका पेशा है। आप अगर ऐसे वातावरण में उनके घर में घुसोगे तो वो तो फिर कहाँ तक है? आपके घर में घुस के कोई आपको तकलीफ देगा तो कैसा लगेगा? या आपके घर में आके कोई आपका घर तोड़ दे, एक दीवार तोड़ दे। पशुपतिनाथ कहा जाता है, शिवजी क्यों कहा जाता है पशुपतिनाथ? और लोग वही केदारनाथ की चढ़ाइयाँ कर रहे हैं, खच्चरों पे बैठ बैठ के उनको मार रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे को पुण्य मिलेगा दर्शन करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइमलेस टॉक्स विद ललित में। तो आज मेरे साथ है गुलाबी शरारा के जो मोस्ट वायरल सॉन्ग बना उत्तराखंड का, उनके लीड आर्टिस्ट राकेश जोशी। कैसे भाई आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए क्या हालचाल? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। जैसा कि लोगों ने आपको देखा ही होगा, गुलाबी शरारा में 300 प्लस मिलियन व्यूज़ गए उस गाने पे, वर्ल्ड वाइड हिट हुआ है, फेमस हुआ है। क्या फीलिंग्स रही थी वो आपकी? बहुत खुश था, बहुत प्राउड था और खुद मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं मतलब उस मुकाम पे पहुंच रहा हूँ, वो अचीव कर रहा हूँ जिसके लिए कभी हर कलाकार एक सपना देखता है कि यार मेरा गाना ऐसा हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, ठीक है, और थोड़ा सा फेम मिले, शोहरत मिले। और कहीं ना कहीं जब वो एक सबसे बड़ी बात होता है, जो प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए, जब लोग आपको बोलते हैं कि यार ये इस गाने में आपने एक्ट किया है, लोग आपको जानने लग जाते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है वो हम लोगों के लिए, कलाकार के लिए, हर किसी के लिए। क्योंकि देखो कलाकार जो होता है, आपको पता ही है, सिर्फ लोगों का अप्रिसिएशन चाहता है, लोगों का प्यार चाहता है। जब वो चीज़ मिल जाए तो कलाकार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वही बात है, दिन रात बंदा मेहनत करता है बस एक छोटी सी अप्रिसिएशन के लिए कि लोग कमेंट कर दे। इसीलिए यार अगर कोई भी आप किसी भी आर्टिस्ट को जानते हो जो बिगिनर हो ना, आप सपोर्ट करो उसे, क्योंकि वो चाहता है कि यार लोग उसको देखे। बस एक छोटा सा कमेंट करने में क्या ही जा रहा है यार। एंटरटेनर है, आपका एंटरटेन करने के लिए कुछ कर रहा है, अगर आप अप्रिशिएट कर दो, थोड़ा सा समय अपना निकाल के अगर उसको सराह लो तो शायद वो और अच्छा कर सके, उसका करेज बढ़े, इंकरेज हो जाए अपने काम को करने के लिए। जैसा कि इस गाने पे 300 मिलियन प्लस व्यूज़ आए हैं, लेकिन अचानक एक दिन वो गाना डिलीट हो जाता है। वो रात आपकी कैसी गई? बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, और सच बताऊं तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि इससे पहले हमारी इंडस्ट्री में मैंने ऐसा कभी कुछ सुना नहीं था।
ठीक है। अब मैं बॉलीवुड की बात नहीं करूँगा, वहाँ से कंपेयर करना बहुत अलग चीज़ होगी, पर हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री थी, जो हमारी उत्तराखंड की इंडस्ट्री थी, वहाँ पर ऐसा ही चीज़ें मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, क्योंकि सब प्यार प्रेम से रहते हैं। किसी के गाने पे स्ट्राइक लगाना या कॉपीराइट लगाना या जो भी जिन भी कारणवश यूट्यूब से डिलीट किया जाता है गाना, कि यार ये क्यों हुआ, किसने किया और कैसे हुआ, और क्या ये पॉसिबल है कि मतलब इतना सक्सेसफुल गाना अचानक ऐसे डिलीट कर देना, और क्या मतलब लोग इस चीज़ को मतलब सोचेंगे तो क्या समझेंगे कि हम लोगों की क्या गलती रही होगी, हमने क्या किया होगा। एक कॉल आता है मुझे और पता चलता है कि यार वो तेरा गाना सर्च कर रहा था, गाना निकल नहीं रहा। मैं फिर गया, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ और सीरियसली मैं भी कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ अपने गाने को। उसके कवर सॉन्ग्स हैं जो दूसरे लोगों ने कवर किया हुआ है, वो सब हैं, लेकिन मेरा ओरिजिनल गाना जो पोस्टेड है यंग उत्तराखंड ग्रुप से, हमारे बड़े भाई जितेंद्र रावत जी का है वो चैनल। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने सीधा उनको कॉल किया, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, और उनसे पूछा कि सर ये क्या है। और आश्चर्य की बात है कि उस समय तक उनको भी नहीं पता था, क्योंकि जस्ट जैसे ही हुआ होगा मेरे को कुछ टाइम बाद ही पता चल गया, और वो अपने काम में व्यस्त थे, मैं अपने काम में व्यस्त था। तो मैंने कॉल किया, ही वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो उन्होंने फिर अपनी टीम से बात करी और उन्होंने मुझे बताया कि इस पर कुछ स्ट्राइक का इशू हो गया है और इस वजह से जो है डिलीट कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से। बहुत दुखी हुए हम सब, और काफ़ी एक दूसरे से बातचीत रही और कनेक्शन रहा कि यार कैसे होगा, क्या होगा। उसके बाद लीगल प्रोसेस भी हुए बहुत सारे, हफ्ता 10 दिन में भी, हफ्ता और 7-8 दिन की बात थी। इसके अंदर हम लोगों ने भरपूर प्रयास करे। हमारे बड़े भाई जो हैं जितेंद्र रावत जी, जो प्रोड्यूसर हैं इस चैनल के, दिन रात एक कर दी। क्योंकि देखिए, ना सिर्फ एक ये लॉस है उनके चैनल का, अब तो एक जैसे हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए इमोशन बन जाता है। एक रेवोल्यूशनरी सॉन्ग था ये, जिसकी वजह से आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री को लोग जानने लगे कि यहाँ का म्यूज़िक है, यहाँ का एक इंडस्ट्री भी है। तो एक तरह से उत्तराखंड के लिए बहुत मतलब ऐसा निराशाजनक काम हो गया था। तो सभी ने सपोर्ट किया। मैं हमारे जितने भी कलाकार हैं इंडस्ट्री के, मतलब 90% जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, आर्टिस्ट हों, सब ने साथ दिया। सब ने मिलके इस गाने को वापस लाने में भरपूर प्रयास किए और सफलता मिली। 7 से 8 दिन के अंदर हमारा गाना वापसी आया। जो भी त्रुटियाँ थी वो फुलफ़िल हो गई, और उसके बाद दोबारा हम लोगों ने दोबारा कमबैक किया, और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा गाने को बूस्ट किया और गाना फिर से चल पड़ा। जैसे कि वो जब गाना डिलीट हुआ वो दिन, बिल्कुल मैं फ़ील कर सकता हूँ कि क्या फ़ील हो रहा होगा आपको। एकदम शॉकिंग हो गया होगा। तो उसके बाद कुछ डीमोटिवेशन हुई आपको कि यार मतलब दोबारा से वो गाना आएगा नहीं आएगा, या फिर अगर अब हम कुछ ऐसा बनाते हैं वो इतना वायरल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक तो देखो नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, तो कुछ ऐसा आया आपके माइंड में? बिल्कुल यार, देखो जो कलाकार कह लो या आम इंसान भी कह लो, अगर कुछ गलत घटता है उसके साथ तो नकारात्मक सोच तो उसकी सबसे पहले बढ़ती। बिल्कुल। उतना वो सकारात्मक की तरफ नहीं बढ़ेगा जितना उनकी नेगेटिविटी बढ़ेगी उनके थॉट्स में। और ऐसा हुआ भी था कि अब क्या होगा, इतना बड़ा अचीवमेंट, और इट्स बीन मतलब 3 और 4 ईयर्स मुझे हो चुके थे इंडस्ट्री में काम करते हुए। अच्छे बड़े हिट्स दिए हैं मैंने, 20 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, लेकिन 300 मिलियन, आप समझ रहे हो। और उस समय अराउंड गाना मेरे हिसाब से 200 मिलियन के आसपास था जब डिलीट हुआ। तो इट वाज वेरी शॉकिंग, और बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि ये क्या होगा। अब वो जो प्राउड मोमेंट हम छाती चौड़े करके चाहते हैं ना कि अरे भाई तेरे भाई का सॉन्ग है, मतलब है ना, हर जगह वो एक ऑरा बनता है, एक दबदबा बनता है अपना। वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि लोग क्या बोलेंगे, मतलब कि किस वजह से डिलीट हुआ, मतलब अब क्या हर जगह आंसर करोगे। ऑब्वियसली क्या आंसर करोगे कि यार कोई बोल रहा है कि यार आपका गाना सर्च नहीं हो रहा, आप दिखते नहीं हो, मतलब वो थोड़ा सा इंसल्टिंग भी लगता है वहाँ पे। और उस जगह पे कहीं ना कहीं ऐसा फील भी आता है कि यार क्या हमसे कुछ गलत हुआ है, क्या हमारी क्या गलती थी, या क्या हुआ होगा। तो थोड़ा सा फील हुआ था, और बहुत से बुरे विचार, नेगेटिव विचार भी हमारे मन में आए थे उस दौरान। बट यह है कि जैसे ही हमने देखा 7-8 दिन में हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, पूरे उत्तराखंड से सपोर्ट मिला है, और उत्तराखंड के बाहर से भी सपोर्ट मिला है, जो म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ के लोग हम जानते हैं वहाँ से बहुत प्यार मिला है, और गाना वापसी आया, फिर धमाल मचा। और उसके बाद शायद आपको उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने भी आपको अपने पास बुलाया था एंड कुछ अवार्ड दिया था। जी, वो बड़े भाई जितेंद्र रावत जी, जिनका प्रोडक्शन हाउस है, उनको इनवाइट किया गया था पूरी टीम के साथ, और हम 7, 8 या 9 लोग हम लोग करीबन सीएम ऑफिस गए थे। और मतलब सपना ही था एक तरह से, बहुत नर्वस था, बहुत ही मतलब बड़ा सौभाग्य की बात है आपको, आपके मतलब राज्य के अगर मुख्यमंत्री आपको इनवाइट करें, आपके साथ बैठें, चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, तो एक गर्व वाली बात है। और पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स जितने हैं, जितने शुभचिंतक हैं, मेरे एडमायरर्स हैं, सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। और हम लोगों के लिए बहुत नया था, क्योंकि इससे पहले हमारे उत्तराखंड सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया था किसी भी। तो हमारे गाने ने वो अचीव किया सबसे पहले। तो सबसे पहले तो उस चीज़ का प्राउड होता है कि इंडस्ट्री में वी आर द फर्स्ट
जिनको ये मौका मिला, ये सम्मान मिल रहा है नई पीढ़ी में से, और बहुत खुशी हुई। और उसके बाद समानता पत्र दिया गया हमें, जो भी सम्मानित किया गया उसके लिए हम बहुत आभारी हैं मुख्यमंत्री साहब के। और बस वो पूरा मोमेंट तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने लोगों को बाहर देखा था जो अपनी छोटी छोटी समस्याएं लेके भी अगर कई महीनों से दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो उनका शेड्यूल इतना बिजी रहता है राज्य की देख रेख में कि नहीं मौका मिल पाता है सबसे रूबरू होने का। लेकिन हमें खुद से अगर इन्वाइट किया गया सामने से तो बिग डील। मैं बिल्कुल आपकी फीलिंग को समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने आपको अवार्ड देने के लिए बुलाया, और आपके लिए वो, जैसे कि हम किसी नेता से मिल नहीं सकते जल्दी, आर्टिस्ट को ज़रूरत होती है बहुत सारे सपोर्ट्स की, नीड्स की, बट वो किसी से शेयर नहीं कर पाता। बट जब वो इतना वायरल हुआ गाना और उन्होंने खुद आपको अप्रोच किया, तो ये तो सच में एक बहुत ज़्यादा अचीवमेंट वाली बात थी आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक देखिए बेंचमार्क भी बन गया था, क्योंकि ऐसा अभी तक हमारी हिस्ट्री में उत्तराखंड इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। जो मोस्ट व्यूड सॉन्ग आई गेस 60 और 65 मिलियंस तक के रहे, फुआ बागरे और क्रीम पाउडर, काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं जो इतने वायरल थे। लेकिन इन सब का रिकॉर्ड तोड़ के जब गुलाबी शराब आगे गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं नोटिस तो होना था। देखिए, क्योंकि आप मैं सिर्फ एक राज्य की बात नहीं करूँगा, पूरे देश से और विदेश से भी प्यार मिला है भर भर के। इतने फॉरेनर्स ने वीडियो बनाई है, इतने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वो गाना पहुंचा था, और कोलैब्स आते थे जब मुझे, तो आई वाज रियली शॉक्ड कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब समझ रहे हो, मतलब जो बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स भी हैं वहाँ की, वो लोग बना रहे हैं वीडियोज़, टैग कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं। तो मतलब क्या ही फील बता सकते हैं आपको कि कैसा लगता है एक कलाकार को जब इस तरह उसके काम को सराहा जाता है और उनके एफर्ट्स को। क्योंकि देखो, एक अकेले मेरा गाना नहीं है, उस गाने में 30-35 लोगों की टीम है, सब लोग बराबर के हकदार हैं। सभी को इतना गौरवान्वित फील हो रहा था उस समय, इतना प्राउड फील हो रहा था कि सब आपस में कनेक्ट रहते हैं, और डे बाय डे हम लोग को अरे इतना हो गया, इतना मिलियन चला गया। और एक टाइम था, मैं मेंशन करना चाहूँगा, जब ग्लोबल में यूट्यूब के पूरे ग्लोबल में वो 2nd नंबर पे ट्रेंड कर रहा था पूरे ग्लोबल में। एनिमल मूवीज़ के गाने उस समय आए थे, तो उसके कुछ गाने 3-4 नंबर पे रैंक कर रहे थे, और वो 2nd नंबर पे रैंक कर रहा था। तो अचीवमेंट तो मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, देखा जाए तो एक रेवोल्यूशनरी मतलब सॉन्ग कह सकते हैं इसको उत्तराखंड इंडस्ट्री का, फॉर श्योर। 300 मिलियन वाला गाना देने के बाद दोबारा आपने कोई ट्राई किया कि वो 300 की जगह 500 मिलियन लेके जाए? बिल्कुल, मैं अभी तक प्रयास कर रहा हूँ, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आगे चाहे मैं 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 50 साल काम करूँ कलाकार बन के, और मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं हर गाने को इसी डेडिकेशन के साथ करूँ कि वो 300, 500 या 600 मिलियन जाए। बाकी तो सब ऑडियंस के हाथ में, जनता के हाथ में, जितना प्यार दे सकते हैं वो देते हैं, और हम खुशी खुशी लेते भी हैं। जिस तरह से वो सराहते हैं काम को, हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से अगर 100% दे दें तो बिल्कुल 500 भी पहुँच सकता है, 600 भी पहुँच सकता है। इसके लिए आपको पूरे उत्तराखंड का सपोर्ट चाहिए होगा। मुझे पूरे देश का चाहिए, आपके ऑडियंस का चाहिए, मुझे सबका सपोर्ट चाहिए इसी चीज़ के लिए। क्योंकि क्या होता है, देखो, एक रीजनल लेवल पे जब हम काम करते हैं तो हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो रीजन है हम वहीं तक सीमित रहें। लेकिन जब गाना इतना बड़ा हिट हो जाता है, जब गाना इस तरह के बन जाते हैं, तो उसके बाद तो क्या रीजनल और क्या इंटरनेशनल को सब बराबर हो। क्योंकि म्यूज़िक से जिसको प्यार है, जिसको सेंस है रिदम की, जिसको म्यूज़िक का टेस्ट पता है, उसके लिए तो गाना गाना है। देखो, वो उसमें लैंग्वेजेस का बैरियर नहीं आता है कहीं भी, वो म्यूज़िक से ही फील करते हैं। एग्जैक्टली। ये गाना तो देखो मैंने इतने बार सुना रिपीट पे, मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन एक बार मैं वो आपसे ही सुनना चाहता हूँ लाइव। उसकी जो मेन हुक लाइन्स थी जो वायरल हुई थी, वो सुना सकते हैं आप? मैं बिल्कुल सुना सकता हूँ, लेकिन व्यूअर्स को पहले बता दूँ, आई एम नॉट अ गुड सिंगर एट ऑल, ठीक है? मुझे सिंगिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन भाई डांस में बहुत अच्छे हैं। हाँ, गुनगुनाना पसंद है। तो 2 लाइन आपके लिए मैं पेश करता हूँ जो वायरल हुआ था। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटुमा, छम छमा पायल घुंघरू बजनी तेर खुटमा, लाल तेर कंगन हाथों में चूड़ी छन हरा, लाल तेर कंगन हाथों में चूड़ी छन हरा, अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। ये गाना तो ऐसा है कि यार मुर्दे में भी जान डाल दे डांस करने के लिए, ऑटोमेटिक फील आ रही है कि हाँ ये मतलब बना ही डांस के लिए है। उस टाइम तो ऐसा था ना, मैं इंस्टाग्राम खोलूँ ना, मतलब मैं एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरी कर रहा हूँ, तीसरा गाना है, तीसरा ये वीडियो बन रही है, एक कर रहा हूँ, 2 तीसरी भी, मतलब हर 2 रील के बाद एक एवरेज में देख रहा था कि ये रील मेरे फीड। इसके हुक स्टेप भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। जो हमारे कोरियोग्राफर हैं अंकित कुमार, तो बेसिकली उन्होंने ये एक स्टेज पे परफॉर्म किया था, कि बिकॉज कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं, तो वो स्टेज पे, क्योंकि उत्तराखंड से ही बिल्कुल लोकल वहीं रहते हैं, तो स्टेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे, तो वहीं उन्होंने परफॉर्म किया और वो वायरल हुआ, थोड़ा सा मिलियंस में उसके व्यूज़ गए। उसके बाद वहाँ से असम से कुछ इन्फ्लुएंसर्स थी लड़की, उसने उसको पिक किया और उसने किसी के लिए वीडियोस बनाई,
तो लोगों ने फिर उसको काफ़ी शेयर किया कि यार मतलब जैसे कहते हैं ना अपनी बंदी को अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देते हैं लोग कि यार तू कब ऐसी वीडियो बना के मेरे को भेजेगी। तो लोगों ने उस वीडियो को लेके लोगों को शेयर करना शुरू किया। तो धीरे धीरे ये वहाँ से आगे बढ़ता गया और फिर नॉर्थ साइड से इधर असम से इधर से बहुत प्यार मिला गाने को। और उसके बाद तो बैक टू बैक रील्स बनती गई। और एक जने ने मैं मतलब इतने बड़े बड़ी शख्सियत का नाम बताऊँ, रेमो डिसूजा की मैंने वीडियोज़ देखी है, सुशांत खत्री की मैंने, भारती जो कॉमेडियन है उनकी वीडियोज़, और डेली सोप्स की जितनी एक्ट्रेसेस हैं मतलब सभी ऑलमोस्ट सभी ने इस पर वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं। सो बहुत बड़ी बात थी ये। मतलब हम देखते थे ना कि यार मतलब एक मतलब उत्तराखंड मतलब हम छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, हम छोटी सी हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सपने इतने बड़े बड़े नहीं देखते हम लोग ना। तो अचानक देखा तो हमने यार मतलब कहाँ से कहाँ गाना पहुँच रहा है और क्या फील था हमारा उस अल्मोड़ा से लेके पूरे वर्ल्ड वाइड का सफ़र तय हो गया हमारा बस एक गाने से। मतलब इसलिए कहते हैं कलाकार को हमेशा ना अपनी तरफ से ना 100% देना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप। एग्जैक्टली। क्योंकि देखो मैंने जो चीज़ नोटिस करी है, मैं बाकी सबको भी सलाह दूंगा कि अगर आप अपने काम के प्रति लॉयल हो ना, आप वफादारी से अपना काम कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप 10 साल लगा रहे हो 20 साल लगा रहे हो, आप कभी होप मत छोड़ो कि नहीं, आप डेडिकेशन दिखाओ, पूरी लॉयल्टी पूरी दिखाओ काम के साथ। काम आपके साथ भी उतनी ही लॉयल्टी दिखाता है। देर आए दुरुस्त आए कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले के घर में क्या बोलते हैं, देर है अंधेर नहीं है। तो शायद कभी ना कभी आपको पेबैक ज़रूर मिलता है। और इस गाने ने वो साबित कर दिया। क्योंकि देखो मैं ऑलमोस्ट मुझे भी 3-4 साल हो गए थे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, बहुत से गाने मैंने किए हैं अचीव और अच्छे हिट्स भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाह रहा था जिस मुकाम पर पहुँचना वो नहीं। अब मैं 300-400 मिलियन का कंपेरिजन नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिकग्निशन जो मिलनी चाहिए तो नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस गाने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें बदली हैं और उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। ये गाना हमने उत्तराखंड के जो लैंग्वेज में वहाँ पे तो सुन लिया, लेकिन आप इसकी हिंदी मीनिंग भी बता सकते हो? क्योंकि बहुत लोगों को इसकी हिंदी मीनिंग भी नहीं पता होगी, जो आपने अभी गाई है ना लाइनें, जी। उसकी हिंदी मीनिंग क्या है? अब मैं लाइन बाई लाइन बताता हूँ आपको। इसका सबसे पहले ठुमक ठुमक जब हिटच है तू पहाड़ी बटुमा। तो बेसिकली ये एक जो आदमी है वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी प्रेमिका के लिए बोल रहा है कि जब तू पहाड़ी रास्तों पे जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ना, अच्छा। उस पर ठुमक ठुमक मटक मटक के जब तू चलती है, ठीक है, छम छमा पायल घुंघरू बजनी तरकुटमा, तो तेरा खुट मतलब पैर होते हैं, तो पैर में तेरी जो पायल है ना वो छम छम बजती है चलते हुए, जैसे पायल पहन के छन छन आवाज़ आती है। तो उस चीज़ के बारे में बयां कर रहा है वो। फिर उसके बाद वो बता रहा है कि लाल तेरे कंगन हाथों में चूड़ी छन हरा, तेरे हाथों में लाल कंगन और हरी चूड़ियाँ हैं, और चुनरी तेरी चमकनी चमकदार तेरी चुनरी है, और शरारा तेरा गुलाबी कलर का है। तो मतलब एक तरह से प्रशंसा कर रहा है उसके आउटफिट की, उसके अटायर की प्रॉपर, कि आपने क्या वियर किया हुआ और कैसी लग रही हो उसमें क्या बेसिकली अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का गुणगान कर रहा है प्रेमी तभी हर लड़की ने इस पे रील बनाई है लड़कियों को चाहिए क्या थोड़ा सा सही बात मतलब है। देखो गाने में जहाँ भी लड़कियों की तारीफ हो रही हो और लड़कियों को लगे कि यार ये गाना शायद मेरे पे जच रहा है, वहाँ रील शुरू हो जाती है आजकल फटाफट ये टेक्निक है मतलब गाना वायरल करने की। तो आपने इस गाने पे रील बनाई होगी, वो किसके लिए बनाई थी? नहीं देखो मेरा तो कर्तव्य है रील बनाना, मेरा गाना है तो मेरे को तो रील बनानी पड़ेगी। मैं लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रील्स बनाए। आपने अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ पार्टनर? मैं तो मतलब जो आने वाली है उसके लिए बना रहा था कि कल को अगर वो आ जाती है तो उसको ये वाली वीडियोस दिखा दूंगा कि मैं तेरे लिए पहले से प्रिपेयर हो गया चल रहा हूँ मतलब सिंगल हो आप? हाँ जी ठीक है गर्ल्स। तो यार मैंने कई जगहों पे देखा कि आप मिमिक्री भी करते हो। आपका डांस तो मैंने देखा, वो सुपर्ब है यार, मज़ा आता है मेरे को देख के। मैं कहा यार इतने बढ़िया मूव से क्या ही बताऊँ मैं, लेकिन एक मिमिक्री कैसे? मिमिक्री भी आप कुछ करके दिखाओ। थोड़ा सा शौक है, मतलब जैसे मैं आप जानते होंगे जैसे कार्टून्स वगैरह आते थे तो उसमें ना ऑगी इन द कॉकरोचेस वगैरह वो सब आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, तो उनसे उनकी मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता हूँ, पसंद करता हूँ। तो कोशिश करता रहता हूँ कहीं पे थोड़ा बहुत की मिमिक्री मैं भी सीखूँ। अच्छा लगता है मतलब करना, और ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं जब आप मिमिक्री आर्टिस्ट बनते हो या आप मिमिक्री करना जानते हो तो आप धीरे धीरे ना आर्टिस्ट को ऑब्जर्व करना सीख रहे हो। अब ऑब्जर्व करना सीख रहे हो तो कलाकार के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है? ऑब्जर्वेशन। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आप अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी को देख के आप कुछ सीख सकते हो, मिमिक कर सकते हो, तो इसका मतलब आप अपने आप को अपना अंदर के कैलिबर को आप ब्रशअप कर सकते हो, उसको और बेहतर करके आप दिखा सकते हो। हाँ। तो दैट्स वाई मेरे थोड़ा सा कर लेने की आदत है, कहीं कहीं पे यूज़ अभी आप किस किस की कर सकते हो? कुछ दिखाओ हमें, हमारी ऑडियंस को भी। ओके सो मैं मतलब कर देता हूँ और ऑडियंस को गैस करने देते हैं। कमेंट्स में आप लिख देना आपको समझ आया तो सबसे पहले माय फेवरेट। हाँ अच्छा है भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है शोहरत है, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है शोहरत, साला सुबह से ना आलू बिका है ना बिका है कांदा आधा। अच्छा है अच्छा है मुन्ना, अच्छा है। सो आप लोग गैस कर लेना
इसके अलावा मैं आपके हाँ यारा खूतड़िया साला जमाला यारा राजू ये तो चुप रे चमला किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे दिन में 10 बार पानी पियो 20 बार बाथरूम जाओ आधा जिंदगी साला बाथरूम में चला जाता है चे साला। और एक मेरा फेवरेट कार्टून हुआ करता था टॉम एंड जेरी, तो उसमें एक डक आती थी डोनाल्ड डक ना, ठीक है, तो उसके अंदर एक डक का छोटा सा पार्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जेरी को मिलती है वो डक, और डक वो बेचारी अकेली होती है, अपनी फैमिली से बिछड़ जाती है वो, तो जेरी को मिलती है, तो जेरी के पास जाके वो क्या बोलती है तो बेसिकली ये जो बोलना चाह रही है, ये बोलना चाह रही है कि ओ माई गॉड आई एम अलोन नोबडी लव्स मी, वो जेरी के पास जाके ऐसे बोलती है। तो वो बचपन में मैंने देखा था और ऐसा छप गया दिमाग में ना मतलब तो अभी मैं ये वाली बच्चे क्या भाई निकालने लग गए। ये वाली वॉइस तो मैं इतनी जगह मतलब मेरे फ्रेंड्स जो है ना, मेरे फ्रेंड्स वो इतने ज़्यादा फॉन्ड ऑफ हैं, इतने ज़्यादा शौकीन है इस आवाज़ के, मतलब वो मुझे गाली देने को भी बोलते हैं तो बोलते हैं इस वाली आवाज़ में दे किसी को देनी है तो आप दे सकते हो। मेरे ख्याल से वो गुस्सा होने की जगह हंसने लगेगा। बिल्कुल हाँ, वो बहुत अच्छी आवाज़ लगती है ना, वो साउंड मतलब गाली भी उसमें अच्छी लग रही है मतलब लोगों को। हाँ बहुत मज़ा आ गया यार आपसे बात करके। आप अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, वहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है गोलू देवता मंदिर, आपको वहाँ के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल, चिताई गोलू देवता बोलते हैं उनको, और उनका जो मंदिर है वो बेसिकली वो जो एक राजा हैं वो उनको जो मेरे को स्टोरी पता है कि उनको बचपन में छोड़ दिया गया था वनों के अंदर, जंगलों के अंदर, तो उनको जंगलों का राजा भी इसलिए कहा जाता है। वो आपके रक्षक हैं बेसिकली, जो आपके पूरा नगर प्रांत जो होता है उन पूरे प्रांत नगर में वो आपके रक्षा, हाँ पूरा एरिया उसकी रक्षा के लिए होते हैं बेसिकली। और वो न्यायप्रिय थे क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि होता है ना जैसे कई बार क्या होता है इंसान किसी दुविधा में फंसता है तो वो 2 रास्ते चुनता है, या तो सही या तो गलत। तो जब उनको तिरस्कार उनका हो गया था, उनको वनों में छोड़ दिया गया था, तो वो गाय का दूध पी के वो वनों में बड़े हुए हैं, और पशुओं के साथ रहे हैं, पेड़ पौधों के साथ रहे हैं, वातावरण के जो ऐसा था सराउंडिंग। तो हो सकता था कि वो नेगेटिव तरफ झुकाव करके और नकारात्मक सोच रख के कुछ बुरी चीज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया, वनों का प्यार देखा, पशुओं का प्यार देखा उनके टुवर्ड्स, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से न्यायप्रिय, उनको न्याय करने का बहुत वो हुआ, और धीरे धीरे उनकी मान्यता बढ़ती गई न्याय के लिए। आज भी कहा जाता है कि अगर हमारे गाँव में भीड़ों में किसी का कुछ नुकसान होता है, कोई किसी चीज़ के दोष में लगता है, या किसी ने किसी का कुछ चुरा लिया, तो जब न्याय की पुकार के लिए आप गोलजू देवता को बुलाते हो तो आपकी सुनते हैं और आपका न्याय, आपके लिए न्याय करने के लिए खड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको जस्टिस दिलाते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। और उनकी मान्यता इसलिए भी बहुत मानी गई है क्योंकि वो हर गांव में उनकी स्थापना की गई है। हर किसी पे वो अवतरित होते हैं, आपके गांव में जिनके देवता आते हैं आपने सुना होगा, तो उन पे अवतरित होते हैं कुल में हर किसी के ऊपर, कहीं ना कहीं हर परिवार में। तो उसके बाद उनकी शरण में रह के हर कोई जो है और न्यायप्रिय रास्ते पर चलना पसंद करता है। और गांव वाले जो हैं बहुत भोले होते हैं, बहुत वो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्चीवियस एक्टिविटी होती है हर जगह, आपको पता ही है। तो उन सब के न्याय के लिए जो है वो रक्षक वहाँ पे बने हुए हैं हमारे नगरों के, और इसीलिए उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। उत्तराखंड में देवता तो है ही है जो हमेशा रक्षा करता है, इसीलिए वहाँ को देवभूमि भी बोला गया है। जहाँ पे देव है वहाँ पे दानव भी रहते हैं, जहाँ भगवान है वहाँ पे भूत भी रहते हैं। कभी कोई आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? वैसे छोटे मोटे देखो एक्सपीरियंस होते रहते हैं, क्योंकि मैं शूट के रिगार्डिंग हर जगह पे विजिट करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो थोड़े बहुत डर और वो तो होता है जहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ी सी होती है। सो एक किस्सा मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या था कि मेरे फ्रेंड्स गए हुए थे ट्रिप पे, तो 2-4 उसमें नॉन पहाड़ीज़ थे जो मतलब उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, और 2-3 थे उसमें जो पहाड़ीज़ थे। तो जो पहाड़ी हैं दे नोज़ वेरी वेल कि भाई कहाँ पे किस समय क्या चीज़ जायज़ और क्या चीज़ नाजायज़ है पहाड़ों के अंदर। बट होता है ना जो जिनको नहीं होता उंगली करने के आदत होते हैं दोस्ती यारी में, अरे चल बहुत देखे ऐसे भूत बात, अरे चल कुछ नहीं होता। तो एक जगह है हमारे यहाँ पे जहाँ पे नो एंट्री है, मतलब वो सुबह 4-5 बजे से पहले जब उजाला हो जाता है थोड़ा, उसके बाद ही वहाँ पे एंट्री होती है, वरना नो एंट्री जोन है उससे बीच में। ये रात को 1:30-2 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए। अब वो थोड़ा गार्ड्स को ब्राइब बोला नहीं चाहिए, हाँ ब्राइब दे के थोड़ा घूस दे के और पैसे वैसे पकड़ा के बोला हमें जाना तो वी कैन मैनेज। वो गाड़ी लेके चले गए, अपनी गाड़ी लेके हुए थे यहाँ से दिल्ली से, गाड़ी लेके निकले आगे भाई, रास्ता गए 2-2:30 बज रहे हैं और वो रास्ते पे चढ़ जा रहे हैं। भाई नो एंट्री जोन है, किसी तो कारण से बनाया गया है उत्तराखंड सरकार ने, अगर वहाँ पे कुछ देखा है, सही बात। नहीं माना चले गए वो रास्ते। वहाँ पे ऐसा हो रहा है जो ड्राइवर था ही वॉज नॉन पहाड़ी, वो उत्तराखंड से नहीं था, तो वो तो शुक्र है कि बगल में जो बैठा हुआ है साथ में वो उत्तराखंड का। तो जैसे रास्ता मान लो राइट है ना, तो कुछ चीज़ है, अब समझ लो क्या चीज़ हो सकती है, वो उसको दिखा रही है कि राइट ना लेके लेफ़्ट लो, मतलब वो लेफ़्ट में आपको रास्ता दिखा दे रही है जबकि खाई है नीचे,
और जैसे उधर मोड़ने को तैयार हो रहा है एकदम ही उसको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो रास्ता ही नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ की बात कर रहा हूँ, एक तो जो वो है जो आपको नीचे ले जाना चाह रहा है, और एक प्रोटेक्टर भी हुआ है जो आपको एंड टाइम पे ये बता दे रहा है नहीं नहीं यहाँ खाइए भाई, यहाँ मुड़। तो दोनों चीज़ साथ ही चलती है सर। इल्यूजन हो रहा है, इल्यूजन। सिक्के के दो पहलू हैं सर, एक अच्छा एक बुरा। मेरी बात समझो ना, हम लोग नहीं समझते रीज़न क्या है। कई बार क्या हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ लेते हैं कि फन्ने का तुरम का। लेकिन देवभूमि कहा जाता है उसको, तो वहाँ चमत्कार भी हैं और ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोगों ने जिसने एक्सपीरियंस किया सिर्फ वो समझ सकता है। तो बेसिकली जो भी आप उसे कह लो, प्रेत, आत्मा, भूत, छलावा, जो भी कह लो, तो वो उसका माइंडसेट ऐसा बना रहा है कि जहाँ पे रास्ता नहीं है, खाई की तरफ है, वो उसको उधर को धकेल रहा है कि तू इधर गाड़ी मोड़। और जैसे वो स्टीयरिंग मोड़ रहा है तो कोई तो है जो उसको बता दे रहा है कि नहीं 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 गलत है, इधर नहीं रहा है भाई, इधर तो रास्ता ही नहीं है, कहाँ जा रहा है। तो ये इंसिडेंट वो अपने बगल में पहाड़ी बंदे से शेयर कर रहा है, जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा सबसे खास फ्रेंड था वहाँ पे उनमें से। उसको बता रहा है कि भाई मेरे को ऐसा हो रहा है बार बार। देन ही टोल्ड हिम कि यार ये चीज़ें हैं ना, मैं इसलिए यहाँ पे तुम्हें मना कर रहा था कि नो एंट्री जोन है, अभी यहाँ पे नहीं आते, ये एरिया बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पे आए दिन ऐसी चीज़ें होती रहती थी, इसलिए इस जोन को रात के टाइम बंद किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे गए, कोई कॉटेज नहीं, कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ सुनसान रोड। और एक हमारे वहाँ पे पहाड़ों में कैसी रोड होती है ना, एक तरफ तो पहाड़ है, रास्ता है छोटा सा पतला सा, मतलब एक गाड़ी अगर सामने हमने आ गए तो बहुत दिक्कत से निकलती है, मतलब ऐसा। और नीचे खाई है, एक तरफ पूरी खाई है, और खाई एंडलेस है वो, मतलब आपका मतलब अगर आप गए नीचे तो मतलब ढूंढना भी मुश्किल है कि कहाँ गए। चले जा रहे हैं भाई, ऐसा 3-4 बार हुआ कि उसने ऑलमोस्ट खाई में डाल दी थी गाड़ी। वो बगल में बैठे हुए बंदे, अरे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो वहम सिर्फ ड्राइवर को हो रहा है, बाकी ना पीछे बैठे हुए को ना बगल में बैठे हुए को। रीज़न क्या है, क्योंकि स्टीयरिंग उसके हाथ में, तो जो भी वो चीज़ है वो चाह रही है कि मैं इसको भटकाऊँ, तो सारे तो अपना भी नहीं पलट लेंगे ना, मेरी बात समझो। लेकिन बाकी बचा के किसी तरह वो कहीं रुके, उनको एक कॉटेज दिखा। अब जब ऐसी चीज़ें होती है ना, लोगों को कुछ फिर पीछे धीरे धीरे दिखने लग गया। कोई कह रहा है कि पेड़ पे कुछ भाग रहा है, इधर पेड़ होते हैं ना जंगल में, कि पेड़ों पे कुछ चल रहा है। अब बाकियों के मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और डर भी रहे हैं, और सबको अब थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया कि कुछ तो नेगेटिविटी है, ठीक है, और हमें रुक जाना चाहिए। हाँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो कुछ तो नेगेटिविटी है, यहाँ रुक जाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि अब बीच रास्ते में आप कहाँ रुकोगे, पहाड़ों के बीच में, वो और ख़तरनाक है। हाँ, जब चलते चलते आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, जंगली जानवर भी वहाँ हर जगह है वहाँ पे। तो मतलब आप किस चीज़ से बचोगे वहाँ, तो मतलब बाघ ऐसे आमूमन घूमते रहते हैं, समझ रहे हो, रात के टाइम। और उनका टाइम वही है, देखो आप दिन दिहाड़े आप लोग जंगलों की कटाई कर रहे हो, वो कहाँ जाएंगे बेचारे, रातों को ही बाहर निकलते हैं थोड़ा अपना शिकार ढूंढने, हर तरफ से खतरा। समहाउ मेरे दोस्त ने देखा कि दूर लाइट जल रही है, एक छोटा सा कुटिया सी दिख रही है, कॉटेज था बेसिकली वो। अब इनको डर ये लग रहा है कि ये वहम है कि सच है। अब ये उतर के कोई पूछने की हिम्मत भी ना करे कि भाई हालात जो चल रहे हैं ऐसे में, तो सब कुछ आपको ऐसा लगेगा ना कि वहम ही है, झुरझुरी सी निकल रही है भाई साहब। ठीक है, तो हिम्मत करके 2 बंदों ने बोला हम गाड़ी में रुक रहे हैं, 3-4 बंदों ने बोला कि हम चलो चलते हैं वहाँ पता करके आते हैं। गए भाई, गेट खटखटा रहे हैं। अब रात के 2-2:30-3 बज रहे हैं यार, बिल्कुल ऐसा टाइम है, मतलब जो कहते हैं कि इन चीज़ों की सबसे शक्तिशाली टाइम जो होता है इन चीज़ों के लिए, उस टाइम पे चले रहे, सुबह होने से जस्ट पहले जो होता है ना, बिल्कुल। अब चले गए भाई, गेट कोई ना खोले, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो, खटखटाया, ज़ोर से शोर मचाया, एक बंदा बाहर आया, इनके साथ इनकी गाड़ी तक आया कि दिखाओ। अब वो बंदा डर रहा है कि ये इस समय यहाँ पे, कॉटेज वाला भी डर रहा है, उसको लग रहा है ये वो है, और उसको लग रहा है कि ये वो चीज़ है। कुछ ना कुछ रीज़न क्या है, क्योंकि उसे पता है कि इस समय सुबह 5-6 बजे, मतलब अगर वहाँ से लोग को नीचे से 4 बजे खुलेगा, 4-4:30 बजे एंट्री गेट, तो कम से कम 6 बजे के आसपास यहाँ पहुँचेगा। तो ये 2-2:30-3 बजे के बीच में कैसे पहुँच सकता है कहीं, अब उनको ये डर है। तो वो भी जान के गेट नहीं खोल रहे थे अंदर से, 2 लोग थे वो। किसी तरह उसने हिम्मत करी, इनके पास आए दोनों टॉर्च लेके, और इनको बताया, इन्होंने बोला ऐसा होकर हम ऐसे हैं। तो उन्होंने बोला भाई तुम पहाड़ से होकर तुम ऐसे कर रहे हो, और तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए, ऐसा बोला। उनको बोला चलो एक रूम की व्यवस्था करता हूँ तुम्हारे लिए। गाड़ी वाड़ी खड़ी करवाई, उनको एक रूम में लेके गया। अब कब दोबारा उनकी हवा ख़राब हुई, वो रूम में गए, उन्होंने गेट बंद किया। उसके बाद केयर टेकर गया, केयर टेकर को ढूंढ परेशान, केयर टेकर नहीं मिल रहा है इनको। ये आवाज़ लगा रहे हैं कुछ खाने पीने का, तो छोड़ो, वहाँ बिस्तर पूरा नहीं था, वो बिस्तर ढूंढने के लिए उनको बता रहे कि कुछ दे दो, ठंड का टाइम है, उत्तराखंड ठंडा होता है रात को, और ठंड का टाइम है और सर्दियाँ हो रही थी उस समय। और केयरटेकर गायब, आवाज़ ना आए, गेट खोले, बगल कमरे। अब रात को 2:30-3 बजे कहाँ जाएगा बंदा वहाँ से, सडन गायब है, छोड़ के वो। हाँ, सडन गायब है वो, कॉटेज छोड़ के।
भाई इन्होंने भगवान का नाम लिया, हनुमान चालीसा लगाई, इन्होंने कुंडी उंडी बंद करी और ये किसी तरह सोने की कोशिश करी। नींद कहाँ आएगी भाई, हवा और खराब time भी कहते हैं जाना इसको, था। हवा खराब। एक बंदे की तबीयत खराब होगी बहुत भयंकर, उसने ना पेड़ पे जो बता रहा था देखा था उसको, तब से कुछ हो गया। ही वॉज लिटरली शिवरिंग, ऐसे काँप रहा था और वो ब्लैंकेट व्लैंकेट लेके और बिल्कुल ऐसे। और फिर भी यारी दोस्ती हरामी होती है, देखो तुम्हें पता है। वो हरामबंदी में उन्होंने क्या किया, प्रैंक और कर रहे हैं उसके साथ बाकी के बंदे उसको रात को डरा रहे भाई। उसकी बहुत वो उठ के ऐसे खड़ा होकर डर के मारे और हनुमान चालीसा चला के बैठ गए। किस तरह उन्होंने सुबह जो सूरज वूरज आया थोड़ा रात बिताई बस, और सुबह निकले, उन्होंने कान पकड़ लिए, उन्होंने कहा भैया आज के बाद मतलब यहाँ का रूल्स रेगुलेशन जो है हम उसको फॉलो करेंगे। हम कितने ही पढ़े लिखे साला साइंस के स्टूडेंट क्यों ना रहे हों, कितने अच्छे जानकार क्यों ना हो, लेकिन इन चीज़ों के बारे में रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि जिसको काम उसको साजे दूजा करे तो ठेंगा बाजे वाला साहब होता ना, जिसको पता था उसने समझाया लेकिन उन्होंने नहीं माना। गार्ड ने भी बहुत बोला, लेकिन होता ना आजकल थोड़ा सा पैसा देखो हर किसी को करता है, तो उसने भी सोचा चलो यार मेरे क्वार्टर का ही जुगाड़ हो गया, उसने भी ले लो के अपना और उनको भेज दिया। लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क हो सकता था ना, मतलब सोच रहे हो, मैं बता रहा हूँ 3-4 जगह गाड़ी बिल्कुल जाने ही वाली थी ऑलमोस्ट, तो फिर बहुत दिक्कतें होती है। तो इन चीज़ों को मानना ना मानना मैं किसी को फोर्स नहीं करता, देखो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर मान के पत्थर ना मान के देवता ना, मतलब हिसाब है, अगर आप पूज रहे हो तो पत्थर ही है वो भी, उसको भी भगवान मानते ही हो ना। तो कहीं ना कहीं सिक्के के दोनों पहलू हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों तरफ की, सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ें होती हैं, फॉर श्योर होती हैं। और ये वो मानेगा जिसने एक्सपीरियंस किया है। आपने कभी किया और एक्सपीरियंस, ये तो भूतों का था, भगवान को कभी एक्सपीरियंस किया है? हाँ, भगवान का एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल किया है। जितनी भी ऐसी जगहें जब मैं जैसे पहाड़ में जाता हूँ, और कोशिश हम ये करते हैं कि अंधेरा उनसे पहले हम लोग वापसी अपने रूम्स में चले जाएं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारा स्टे होता है वो शूट लोकेशन से बहुत दूर होता है। जब हम पैकअप कर रहे हैं अगर सूरज ढलने के बाद, तो आते आते हमें बहुत रात हो जाती है। कई बार तो 6-6 घंटे दूर होता है, मतलब समझ रहे हो आप। जैसे देहरादून में मालूम में शूट कर रहा हूँ, देहरादून मेरा स्टे है, और हम चक्राता साइड या ऊपर कहीं गए हैं तो ऑलमोस्ट 5-6 घंटे का रास्ता है। अब ऊपर और नीचे आना रात को, तो यार मैं किस्सा बताते हो ना, मेरे को वो होता है थोड़ा सा। तो कई बार ऐसा होता है कि एक जगह है प्रॉपर, मतलब वहाँ पे ऐसा बोलते ही है कि वहाँ पे वो जगह ही उन चीज़ों की है। और एक बार किस्सा हुआ, अभी किसी पे आ गया, गाड़ी में बैठे हुए मजाक उड़ा रहे थे, चिल्लम चिल्ली चल रही थी, और गाड़ी में ही वो ऐसा हो गया भाई। कौन? एक जो हमारे ग्रुप होता है, जो पीछे ग्रुप के उस लड़के को हो गया एक, और उस लड़के को हुआ 20-25 सेकंड बाद एक लड़की भी अकड़ गई इन द सेंस पैरालाइजिस समझ लो तुम एक तरह से, ऐसे टेढ़े हो गए वो। बहुत शुक्र है कि हमारे साथ एक वो थे जिन पे देवता आते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि, तो उनका तो उन्होंने थोड़ा सा हाथ लगाया तो थोड़ा सा उनको रूम तक पहुंचने का आराम मिला। लेकिन रूम पर पहुंच के वो तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो उसके बाद उनको थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कराने के लिए, और अगले दिन को शूट पे नहीं लेके गए, तो रेस्ट कराने दिया, और फिर उनका जो भी पूजा वूजा करी होगी उनका ठीक किया। तो एक्सपीरियंस किया यार। और लेकिन ऐसे रास्तों पे एक बार क्या हुआ, मैं 4 या 5 दोस्तों के साथ था। सुरकंडा माता मंदिर सुना होगा आपने, बहुत फेमस है उत्तराखंड में। हाँ, ऋषिकेश ऊपर चढ़ते हैं, मतलब 2-2.5 घंटे के ऊपर दूरी पे होगा, 2 घंटे की। तो वहाँ से हम लोग रात को नीचे आ रहे थे, मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी थी, मेल फ्रेंड्स भी थे, हम 3-4, तो हम इकट्ठे आ रहे थे। तो एक रास्ता पड़ता है वहाँ पे भाई, अब मैं नाम नहीं पता मुझे क्योंकि भाई आ गए हम उधर से घूमते हुए। तो वो पूरा रास्ता भाई फुल ऑफ नेगेटिविटी, मतलब आपको हर 10 सेकंड में लगेगा कि आप यहाँ पे से कहीं ना कुछ होने वाला है, किसी को कुछ तो होने वाला है। तो भगवान को मानने वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा था मेरे साथ। 1-1.5 घंटे से मैं बहुत परेशान था। मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मेरा हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं डर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। फिर मैंने हैंड फ्री निकाला, कान में लगाया, हनुमान चालीसा चलाई और जेब में रखा। उसके बाद मैंने 2.5 घंटे का रास्ता कब पार किया मुझे नहीं पता। एक फ्लो में मैंने गाड़ी चलाई है, उसके बाद ना कोई डर ना कुछ। तो है सर, बिल्कुल है, भगवान भी है और वो भी है, दोनों चीज़ें। हनुमान चालीसा पावरफुल तो बहुत है। पावरफुल कितने को बिलीव है, हमारा बिलीव है। आप देखो ना, हनुमान चालीसा को लोग क्यों कहते हैं कि ऐसी चीज़ों, वो एक बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा उस चीज़ के ऊपर ना। सारा चीज़ हमारा देखो, दिमाग मस्तिष्क कहते हैं ना, हमारा ब्रेन है हर चीज़ का ऑपरेटर ना। अब हमें पता है कि अगर हमने किसी चीज़ में, आपने कभी चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारा कॉन्फिडेंस हमें ना हर चीज़ का। एक बार बीच में एक न्यूज़ आई थी, आपने सुना होगा कि एक बंदे को किसी ने झूठ बोल दिया, पिन चुबा के बोल दिया कि तेरे को सांप ने काट लिया, जहर आ गया तेरे अंदर। उसकी बॉडी में जहर पाया गया भाई साहब, कि ब्रेन ने वो रिलीज बना दिया वो टिश्यू। समझ रहे हो? तो इतना पावर है हमारे ब्रेन का, मतलब समझ रहे हो? मतलब आपको अगर किसी ने बोल दिया जबकि नहीं काटा और आपके शरीर में जहर मिला बाद में, तो आप सोच सकते हो कि कितना शक्तिशाली हमारा दिमाग होगा। तो ये जो पावरफुल हमारा जो बिलीव होता है ना किसी चीज़ पे, वो हमें हर चीज़ करने पे मजबूर भी कर देता है, और उस चीज़ पे भरोसा रखने के लिए आपको प्रूफ भी देता है कि आप अगर भरोसा कर रहे हो तो मैं हूँ भी।
अब भगवान क्या करता है, भगवान देखो, भगवान आपकी आस्था और आपका भरोसा ही देखता है। अगर आप अपना 100% ट्रस्ट डालते हो ना भगवान पे, तो वो उस चीज़ को समझता है और वो आपका साथ देगा भी वहाँ पे। तो बिलीव है हमारा हनुमान चालीसा में, मतलब कुछ भी हो जाए, संकट आए, भूत आए, प्रेत आए, हनुमान चालीसा तो मैंडेटरी है। मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी है, बचना है तो भाई निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यार ऐसे किस्से सुनने में ना मुझे तो मज़ा आ जाता है, और जो मेरी ऑडियंस है ना उनको भी यही चाहिए, ये मिर्च मसाला सुनने में। और जो देखो मेरे तो गूज़बम्प भी आ गए तो मैं चाहता हूँ ऐसा और भी कुछ आपके साथ अगर एक्सपीरियंस हुआ है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, एक किस्सा मैं आपको बहुत रोमांचक किस्सा बताता हूँ। मतलब ये एक तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में की जो शक्ति है, जो पावर, जो देवभूमि बोला गया है ना, उसके रीजंस भी हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो एक किस्सा है, एक गांव है खेतू, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, खेतू गांव। वहाँ पे क्या है, एक राजा का महल हुआ करता था बहुत। तो वहाँ पे भिक्षुक होता है ना, एक भिक्षु आया भी, मतलब जो भिक्षा मांगने के लिए, जो मांगते हैं, दीक्षा हाँ, मांगते हैं। तो मांगने आया, तो उन्होंने शायद दूध मांगा उनसे कि मुझे दूध पीने के लिए दूध चाहिए। तो उन गांव जो राजा था वो बहुत ही अनादर करके उनको ना, डिसरिस्पेक्ट करके उनको वहाँ से निकाल दिया। बोला भाई कोई दूध नहीं है तुम्हारे लिए। तो वो भिक्षु ने श्राप दिया उनको कि इस गांव में कभी कोई दूध देने वाला कोई पनपेगा नहीं, मतलब तुम गाय भैंस कुछ भी लाओ, यहाँ कभी दूध नहीं आएगा, दूध नहीं पनपेगा। अच्छा। तो वो बता रहा हूँ मैं आपको, सदियों पहले बात बता रहा हूँ, जब राजा महाराजा का टाइम था, सोचो ना। और आज तक उस गांव में कहते हैं कि कोई भी गाय, कोई भैंस दूध नहीं देती है। मैं ये नहीं कह रहा उस गांव की नहीं देती है, आप बाहर से 15-15, 20-20 लीटर दूध देने वाली भैंस लेके जाओ उस गांव में जाके वो भैंस दूध नहीं देगी। दिस इज़ द फैक्ट। और आज भी वहाँ पे जितने लोग हैं वो बेचारा नीचे मार्केट जाके थैली वाले दूध जो होते हैं वो लेने पे मजबूर है, किसी को दूध प्राप्त नहीं है वहाँ पे। तो दिस वॉज द पावर जो उनके पास थी, जो उन्होंने इतनी होल्ड करती। वो कहते हैं ना शक्ति, जो देव शक्ति जो उनके अंदर थी, उनकी एक उन्होंने जो अध्यात्म से, धार्मिक उससे ग्रंथों जो हासिल करी थी ना, इतनी शक्ति थी कि एक श्राप से उन्होंने आज तक। और दूसरा श्राप उन्होंने क्या दिया था कि तुझे घमंड है अपनी शोहरत पे, तो पूरा का पूरा तू और तेरा पूरा साम्राज्य, जो तेरा किला है ये पत्थर में जाएगा। तो वो जो पूरा उनका महल था ना, वो पूरा पहाड़ बन गया था। और आज तक वो पहाड़ दिखता है, प्रॉपर महल का नक्शा दिखेगा आपको उसमें। तो पहाड़ का जो शेप है, जगह कौन सी बताई आपने? खेतू गांव। तो वो ऐसा है कि वो शेप आपको दिखेगी ना, तो वहाँ पहाड़ दिखेगा आपको पहाड़ में कि ये पूरा एक आर्किटेक्चर टाइप का है, जो कि एक किले का आर्किटेक्चर है। दिस वॉज द पावर। ये मिस्ट्री है पूरी, ये मिस्ट्री है। और मतलब लोग कहते हैं नहीं होता, मतलब पहले तो लोगों की ज़ुबान में इतनी शक्ति थी यार वहाँ पे। अब समय के साथ थोड़ा सा टूरिज्म बढ़ गया है, लोगों ने थोड़ा सा नेचर के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है अभी हाल ही में। लेके आपका क्या कहना है? देखिए, टूरिज़्म को लेके मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि टूरिज़्म गलत है या कुछ है, लेकिन हर चीज़ का एक दायरा होना चाहिए। हर किसी का कर्तव्य है कि आप कहीं पे अगर टूरिज़्म के पर्पज़ से जा रहे हो तो उसकी मेंटेनेंस जो है, उसकी जो मांग है आपसे, उसको बरकरार रखिए आप। ठीक है, उत्तराखंड इज़ ऑल अबाउट नेचर। वहाँ पे जितनी हमारी संस्कृति है, जितनी हमारे धरोहर हैं, उन सबको प्राकृतिक हैं, तो उनका हमें कैसे उनको हमें सही रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, वो हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन आजकल टूरिज़्म के चक्कर में लोग इतने पागल हो गए हैं कि जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं ना, डेवलपमेंट के नाम पे ना, वो अननेसेसरी वाली चीज़ें करने लग गए हैं। जैसे कि मान लो एक अभी आपको इंसिडेंट पता होगा, अभी 3-4 दिन पहले ही धराली गाँव है उत्तरकाशी का, सुना होगा आपने, इतनी बड़ी आपदा आई है। हाँ, मैं मेंशन करना चाहूँगा व्यूअर्स को भी, बहुत खेद है हमें और बहुत दुख है, लेकिन सिर्फ दुख जताने से कुछ नहीं होगा। हर इंडिविजुअल का एक कर्तव्य बनता है, जो कि हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं टूरिज़्म के चक्कर में इसको निगलेक्ट कर दिया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि सुनने में आया कि वहाँ 8-9 गाँव में एक स्कूल है। तो ये बेसिक नीड्स है इंसान की, तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। और वहाँ 10-10, 15-15, 20-20 रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं टूरिज़्म के लिए। क्या वो इतने नेसेसरी हैं? क्या उनकी इतनी आवश्यकता है इतनी मात्रा में? कहीं ना कहीं जो स्टडी है, जो बच्चों की बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी आप नहीं देख रहे हो। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं यार ऐसा है कि देखिए, अब जो शिक्षा है, पहला अधिकार है बच्चों का, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। रिजॉर्ट्स बनाने में, होटल्स बनाने में लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जितनी वो ज़रूरत नहीं है उतनी खुदाई चल रही है, पेड़ों की कटाई चल रही है, प्रकृति को कहीं ना कहीं आप हानि पहुँचा रहे हैं। तो इन सब का बदला तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति को कुछ तो नुकसान हो ही रहा है। तो जब ये घटना हुई है हाल ही में, जो पूरा उत्तरकाशी में जो धराली गांव है, पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो गया है, कितने लोग लापता हो गए हैं, सैकड़ों जानें चली गई हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं देखी जाए तो इंसान खुद है, टूरिज़्म खुद है। ये टूरिज़्म वहाँ तक सही लगता है जहाँ तक वो किसी लोकल को परेशान ना करे या उस जगह को, उस प्रकृति को नुकसान ना दे। आजकल जो लोग हैं प्रकृति को इतना ज़्यादा अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं। देखो, पहाड़ क्या है? पहाड़ है सुख, शांति, समृद्धि, मतलब जहाँ पे पीस के लिए इंसान जाता है। लेकिन आजकल लोगों को फैसिलिटीज़ भी चाहिए। या तो आप
या आप शांति चुन लो या फैसिलिटीज़ चुन लो। फैसिलिटीज़ तो आपके शहरों में बहुत हैं, आप किस लिए जा रहे हैं गाँव में? समझ रहे हैं? आपको वाईफाई भी चाहिए, आपको डाटा भी चाहिए, वहाँ आपको वीडियोस भी बनानी है, आपको मतलब ब्लॉग्स भी बनाने हैं, तो फिर क्या मैटर है आप उतनी पावन जगह पे जा रहे हो, दिव्य जगह पे जा रहे हो और कहीं ना कहीं उन चीज़ों का नुकसान कर रहे हो। लोग देखो, आप गंगा किनारे बैठ के ऋषिकेश में पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये टूरिज़्म को बढ़ावा देना नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने लोगों को क्षतिग्रस्त करना है, अपनी जगह को क्षतिग्रस्त करने का मैं मानता हूँ। ठीक है, टूरिज़्म से बहुत से फ़ायदे होते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, काम मिलता है, लेकिन उस सब का दायरा तय करना चाहिए गवर्नमेंट को, जहाँ तक मेरा विचार है। एक दायरे के अंदर होना चाहिए और वहाँ के लोकल्स को भी, जो अपनी ज़मीनें ऐसे किसी को दे रहे हैं, आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़मीनों को दे देते हैं और वहाँ पे रिजॉर्ट बनवा देते हैं और खुद उसमें नौकरी कर रहे हैं। मतलब वो लैंड के ओनर होने के बाद ऐसे काम कर रहे हैं वहाँ पे कि चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए अपना सब कुछ बेच दे रहे हैं, थोड़ी सी अमाउंट में अपना बड़ा बड़ा खेत बेच दे रहे हैं, वहाँ पे रिजॉर्ट बना दे रहे हैं। क्यों? इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? दे वांट की ऐसे सस्ती जगह मिले और वो अपना सेटअप लगाएं और फिर दिन रात पैसा बनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को कुछ दायरे बनाने पड़ेंगे, कुछ कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे जिसमें लिमिट सेट हो कि आप यहाँ पे इतने रिजॉर्ट बना सकते हो, इतना काम कर सकते हो और यहाँ पे इतने ही होने चाहिए। और इससे पहले जो कहते हैं मौलिक अधिकारों में शिक्षा आ गई, जो हॉस्पिटलिटी, जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, वो सब आ गई। ये सब चीज़ों के लिए पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ये सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल, हर सरकार से तो यही अपील करेंगे कि मैं सभी अपने दर्शकों से भी बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके, यार आप लोग भी जाते हैं अगर ऐसी जगहों पे, तो उसकी मर्यादा को बना के रखें। देखिए, कई बार क्या होता है कि गांव में आप जा रहे हैं, आप सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनका मिसयूज़ कर रहे हैं लोग। मैंने देखा वहाँ मार पीट करते हैं, पी खा के जाते हैं, फिर उनसे लड़ते हैं लोकल ढाबों वाले से जो कैंटीन चला रहे हैं बेचारे छोटे मोटे। तो ये चीज़ें ना करें। आप समृद्ध हैं, आपके पास अगर पैसा है, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, एटलीस्ट किसी का नुकसान ना करके आइए। बीच में बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आई थी, नैनीताल में भी तोड़ फोड़ चल रही है, लोग एक दूसरे के, तो क्या इन सब से क्या मिल रहा है किसी को नहीं समझ। आप जाइए, घूमने के पर्पस जाइए, वो एक शांतिप्रिय जगह है, वहाँ के लोग शांतिप्रिय हैं, आप भी शांति से जाइए, कुछ दिन उसका एहसास लीजिए कि प्रकृति की गोद में बैठना कैसा होता है। रिलैक्स होने के लिए आप वहाँ जा रहे हैं तो वो काम करिए और अपना स्वच्छ रख के उसको वापसी आइए, गंदगी ना पहले तो मेरे ख्याल से पहाड़ों से ना ये अल्कोहल ही बैन कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से देवभूमि है, वहाँ पे हर चीज़ जो है बिल्कुल शुद्ध है। अब लोग कह रहे हैं कि देखो पिछले 10 साल में उत्तराखंड में इतनी चीज़ें होने लग गई हैं, तो उसका रीज़न भी तो साफ है ना। आज से पहले क्या चीज़ें कम थी? आप सोचो ना, सिर्फ टूरिज़्म तो कम था। 10 साल पहले की अगर बात करो, टूरिज़्म कम था तो गंदगी भी कम थी ना, साफ़ सफाई थी। आज गंगा किनारे आप बैठ के देखो गंदगी, लोग बियर की बोतलें ठंडी कर रहे हैं रिवर में डाल के, मतलब ये क्या, हुक्के डाल के पी रहे हैं। पूछा जा रहा है तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, वो चौड़े में लड़ाई कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये तो अपना देखो कॉमन सेंस होता है इंसान के अंदर। आप किसी दूसरे की ज़मीन पे जा रहे हो, किसी दूसरे के स्थान पे जा रहे हो, तो वहाँ पे उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जिन तरह वो उनकी भावनाएं हैं किसी चीज़ को लेके, उसको तो ध्यान में रखो, उनकी मर्यादा को बना के रखो। तो सभी से अनुरोध करूँगा कि यार ऐसी जगहों पे जाएँ तो सबसे पहले तो साफ़ सफाई रखें और दूसरा हो सके तो प्रकृति को इतना तकलीफ़ ना दें, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तकलीफ आदमी इंसान को ही होने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि अगर टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उनको भी। आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसी जगह सजेस्ट करो, अगर वो नेचर से कनेक्ट करना चाहे खुद को, जहाँ पे ये चीज़ें ना मिले, थोड़ी प्राइवेट सीक्रेट प्लेस हो। आप कुछ ऐसा शेयर कर सकते हैं लिस्ट पूरी? बिल्कुल, ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो उत्तराखंड है मेन, जिसके बारे में उत्तराखंड चर्चित है, वहाँ की लोकल लाइफ्स, तो कोशिश करिए कि जो टूरिज़्म वाले एरियाज़ हैं वहाँ से बिल्कुल दूर जाइए, किसी गाँव में, जो सुनसान गांव, जहाँ तक सड़कें भी प्रॉपर नहीं पहुँची, आप ट्रैक करके जा रहे हैं या आप समझ रहे हो, वो एक एक्सपीरियंस करते हुए जा रहे हो और फिर वहाँ पहुँचने के बाद उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मौका। क्योंकि वेलकमिंग वहाँ पे सारे हैं। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी घर चले जाओ, तो आपका ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे यहाँ मत आओ। बहुत वेलकमिंग है, वहाँ जाइए। वो जो जिस स्थान पे वो रह रहे हैं, जिन हालातों में वो जी रहे हैं, जैसे वो अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, उस चीज़ को वहाँ पे एक्सपीरियंस करके आओ, तो आपको असली मायने पता चलेंगे कि उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड है क्या, व्हाट इज़ उत्तराखंड इज़ ऑल अबाउट। क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, टूरिज़्म वाले एरिया के जो पहले से बहुत फेमस हो चुके हैं, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, लोग वहीं पे जा रहे हैं, है ना। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप अंदर गांव में निकलिए, एक्सप्लोर कीजिए खुद। ऐसी जगहें पे जाइए जहाँ पे लोग अभी भी बहुत साधारण जीवन जीते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार उनकी थिंकिंग है और बहुत संतुष्ट है अपनी लाइफ से। कोई भेड़ चाल में नहीं घूम रहा है, कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, बुरा नहीं सोच रहा है, बस अपना साधारण जीवन जीने में बिलीव रखते हैं और वहाँ पर खुद उगाते हैं, खेती करते हैं, उसी खेती से उगे हुए सामान को खाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। कितना गाँव का काम कितना मुश्किल होता है। आप गाँव में जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसे काम जो यहाँ पे लोग कहते हैं ना काम काम काम, यहाँ की औरतें 10% काम नहीं करती जो गांव की औरतें काम करती हैं।
कुल्हाड़ी चलाने से लेकर पेड़ पे चढ़कर पेड़ काटने से लेकर, और मतलब ऐसे ऐसे काम जो यहाँ मर्द करने से कतरा जाए वहाँ की औरतें करती हैं। कुछ लड़कियां बुरा मान जाएगी यार, हैं? कुछ लड़कियां बुरा मान जाएगी। ऑफेंड वाली बात नहीं है, सच्चाई है। आप गांव में जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और एक बार देखिए कि यार जो नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो वो शक्ति आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ये फेमिनिज्म के चक्कर में आजकल दुनिया पागल हो गई है, ठीक है। इसको फेमिनिज्म मैं सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को। फेमिनिज्म अच्छी चीज़ है जहाँ पे देखिए उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, जहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जाता हो, वहाँ पे कानून अच्छे बनने चाहिए और हम पूरा साथ देते हैं इस चीज़ में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो अभी इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानना है और नारी सशक्तिकरण क्या है, ये चीज़ महसूस करनी है, फील करनी है, तो उन गाँव में जाइए, उनका दिनचर्या देखिए। वो जो 25-25, 30-30 किलो के वो जो गोबर के डले पे उठाते हैं ना, वो मैं कह रहा हूँ आप 10 कदम चल के दिखा दो, वो 2-2 पहाड़ फेंकने जाते हैं नीचे। भाई जो रियल स्ट्रगल है ना लाइफ का, पहाड़ियों का, पहाड़ लोगों ने पहाड़ी बहुत ज़्यादा एक ने वो बना दिया यार, हवा बना दिया है। अब जाके देखो ना, क्या पहाड़ तुम्हें क्या पता। तुम वो स्विमिंग पूल में कूद रहे हो, छलांगे मार रहे हो, नहरों में ना जा रहे हो, नालों में जा रहे हो, क्या क्या है वो आजकल सीक्रेट जेम्स, हिडन जेम्स, ये नहीं है उत्तराखंड। इसके अलावा उत्तराखंड की जो जीवन शैली है उसको जाके कभी एक्सपीरियंस करके देखो। हमारी माएँ, हमारी दादी, हमारी चाची, हमने अपने आंखों से देखा हुआ भाई। एक हाथ में हमें भी काम हमें ले रखा है। हम जब छोटे हैं, इधर से वो चूल्हे की रोटी, आपको गांव पता चूल्हा होता है प्रॉपर, उस पर रोटी चल रही है, उससे बैंकर चूल्हे से फूंक मारे, पूरे आंखों में आंसू चल रहे हैं, एक हाथ से इधर रोटी बेल रही है, एक हाथ से हमें चुप कराया जा रहा है। मतलब कहते हैं मल्टीटास्किंग। आजकल की लड़कियां एक तरफ 4 लड़कों से चैटिंग करिए, दूसरी तरफ एक काम कर दे तो बोलते हैं मल्टीटास्किंग। इसको नहीं बोलते मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग देखो गाँव की औरतों को जाके देखो। आई एम वेरी सीरियस। सुबह मतलब अगर सूर्योदय हो गया है तो उनका दिन शुरू हो गया है। वो नहीं कि सुबह 8 बजे उठ रही है, नहीं जी, सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे उठना, सारा घर का काम करना। उसके बाद जिस समय हम उठते हैं ना यहाँ पे, उस समय वो लोग खेतों में काम करने जा चुके होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम देखो डिसिप्लिन है। हम शुरू से शहरों में रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है, हर समर्स वेकेशन में हमने 2-2 महीने गाँव बिताए हैं। अभी भी हम हर साल 2 साल में अपने गांव जाते रहते हैं, कनेक्ट करते हैं, दादा दादी गांव में रहते हैं। अभी मैं रिसेंटली होके आया हूँ, अभी कुछ दिन पहले हल चला के आया हूँ, बढ़िया खेती का पूरा आनंद लेके आया हूँ। मतलब एक इतना वायरल होने के बाद, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल होने के बाद वही लोगों को लगता होगा ना काम, हमें वो एक इंटरेस्ट के तौर पे दिखता है, क्योंकि डाउन टू अर्थ। हाँ, क्योंकि हमने वो चीज़ देखा है ना कि लोग कैसे करते हैं, और हमें रुचि भी उस चीज़ में करते हुए, क्योंकि हमें कोई शर्म नहीं उस काम को करने में यार। मज़ा आता है उसमें काम करने। क्योंकि गाँव में और काम क्या होते हैं, गाँव में यही काम होता है भाई। गांव में नहीं है कि आप 9 to 6 या 10 to 6 अपना जॉब करना है, नहीं, ऐसी सरदर्दी नहीं है वहाँ पे। वहाँ तो तुम दिन की कड़क धूप में, मैं कह रहा हूँ तुम 10 मिनट खड़े होकर दिखा दो, वहाँ लोग 3-3 घंटे खेतों में 4-4 घंटे लगातार काम करते हैं कड़क धूप के अंदर। मैं भी करके आया इस बार पूरा काला पीला होकर आया था, लेकिन मज़ा आ गया था, मतलब स्वाद आ गया था गाँव में इस बार। क्योंकि मैं बहुत सालों बाद मैं लंबी छुट्टियों पर गया था, 10-15 दिन लगा के आया मैं इस बार, क्योंकि एक्चुअली हमारे घर में पूजा वगैरह थी। तो इस बार मुझे लगा कि गाँव को फील करना मतलब कितना ज़रूरी है लोगों के लिए, जो पहाड़ का जीवन देखना चाहते हैं, पहाड़ियों का जीवन देखना चाहते हैं। तो ये खाली बाकी सब धकोसलाबाजी है, और आपको देखना है तो आप जाइए, अंदर गाँव में जाइए, लोगों के साथ रहिए, कुछ दिन बिताइए, उनकी जीवन शैली देखिए, उनके जीवन का जीने का तरीका समझिए, किस तरह वो कितनी परिस्थितियों को, कैसी कैसी परिस्थितियों को झेल के वो वहाँ खड़े हैं और मुस्कुराते हैं। भाई साहब लिटरली बता रहा हूँ, मुस्कुराते हैं वो। कितनी हम जिसमें परेशान हो जाए ना, बेड पकड़ लें, ऐसी बीमारियों उनको लगती नहीं है। उनके लिए तो आम बात है, बहुत आम बात। हमारे पैर में चोट आ जाए ना, हम 2 दिन कहते हैं कि भैया बेड रेस्ट। भाई साहब इतने बड़े बड़े सूजे होते हैं पैर लोगों के, चोट चाट खा के, फिर भी भाग रहे हैं इधर से उधर भाग रहे हैं। मेरे गांव में मेरे चाचा जी लोग रहते हैं जो गांव के। हम लोग जो दूरी 2 घंटे 1.5 घंटे में तय करते हैं ना भाई साहब, 15 मिनट में तय करते हैं वो लोग, विद सामान मार्केट से। मेंटली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, काम करा हुआ है, मेहनत है। ये जिम की प्रैक्टिस नहीं है भाई साहब। वो 50-50 किलो कट्टे रखते हैं सर में और सीधा पहाड़ टपम टाप। तो वो है रियल हार्ड वर्क जो कहते हैं जिसको। इसीलिए मैंने सुना है जो हमारी इंडियन आर्मी है उसमें जो सबसे पावरफुल माना जाता है वो गुरखा को माना जाता है जी। जो मतलब गुरखिया हो गए, और अपना उत्तराखंड की रेजिमेंट्स हैं, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट। और आपको मैं ये बता दूं, उत्तराखंड मशहूर भी इन्हीं चीज़ों के लिए है। 2 प्रोफेशन है जो उत्तराखंडी बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं, एक होटल मैनेजमेंट, दूसरा फ़ौज। मतलब 10वीं में बच्चा है, 10वीं के बाद उसका कोई गोल है, या तो वो होगा कि मैंने HM करना है, या उसने होगा कि मुझे फ़ौज में जाना है, देश की सेवा करनी है। और भाई साहब इतिहास गवाह है, इससे पहले जो हमारे
कमांडर जो सबसे सीनियर हमारे जो फौज के होते हैं, विपिन रावत जी, वो भी हमारे उत्तराखंड से ही थे। नेक्स्ट जो बने वो भी हमारे उत्तराखंड से ही हैं। तो मोस्ट ऑफ द पावरफुल जो पोजीशंस हैं वो होल्ड कर रखे उत्तराखंड के ही फौजियों ने। उसका रीज़न क्या है कि उनके रगों में ऐसा खून, उनके रगों में ऐसी शूरवीरता दौड़ती है क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें इन चीज़ों से सीखी है, इस लाइफस्टाइल से सीखी है। एकदम मैंने देखा है उत्तराखंड के लोग लॉयल और ऑनेस्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो शहरों में आ गए, मैं उन उत्तराखंडियों की बात नहीं करूँगा लेकिन जो पहाड़ में अभी भी अंदर रह रहे हैं वो उतने ही साफ दिल के हैं, जितना आपको बाहर दिखाई देंगे उतने अंदर दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पे आके देखो, शहर की चकाचौंध ऐसी है ना, इंसान को मटमैला कर ही देती है भाई। सही बात है, सच्चाई है, मतलब ही बना देती है। तो यहाँ की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, देखो सब जैसे 5 उंगली एक समान नहीं है, वैसे हर कोई एक समान नहीं है। यहाँ पे 4 खराब होंगे तो एक अच्छा भी होगा, 4 अच्छे होंगे तो एक खराब भी होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उत्तराखंड के तो गाँव के अंदर के जो लोग हैं वो तो 100% प्योर सोल्स। जैसे आप गांव की बात करें तो मैंने सुना ना कि गांव में भी कई बार क्या होता है, मेरे दोस्त बता रहा था, वो उत्तराखंड में ही रहता है, कह रहा है कि कई बार तो ऐसा होता है ना हमारे साथ जो क्लोज कॉल्स बोलते हैं जंगली जानवरों से, शेर, चीता, बाघ, हम घर में हैं और हमें दिख रहा होता है कि गेट के बाहर वो बैठा हुआ है। हमारा जो गांव पड़ता है बेसिकली अल्मोड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हम सल्ट है, अल्मोड़ा के अंदर सल्ट पड़ता है, हम सल्ट से बिलोंग करते हैं। तो हाल के 5 या 6 साल से ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा है कि बाघ इतना कॉमन हो गया लोगों के लिए कि वो दिन दहाड़े आ रहा है, आपकी बकरियां ले जा रहा है, आपकी गाय ले जा रहा है। दुख नहीं होता? दुख होता है, लेकिन अब क्या करें। अब देखो, अब मैं पूरी तरह से जानवरों की गलती नहीं मानते ना। देखो, और बाघ जो हमारे लिए पूजनीय है, जो हमारे बाघ सुना है मैंने कि पूजा भी करते हैं वहाँ पे। बाघ जो है हमारे कल्चर में बाघों को जो है देवता का स्थान दिया गया है। तो बाघ जो है कहीं ना कहीं जब ऐसा उत्पात करता है ना, उसका रीज़न होता है कि वो नाराज़ है, वो अपसेट है किसी चीज़ से। आपकी मतलब उत्पात का मतलब जब वो ऐसी चीज़ें करता है ना, जब वो खुलेआम दिख रहा है, लोगों को मारने लग गया है, जब हाहाकार मचा रहा है, जब वो या आदमखोर हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ गलत हुआ है, मानवों से कुछ गलत हुआ है, ठेस पहुंची है उन्हें किसी न किसी तरह की। या तो आप प्रकृति को नुकसान दे रहे हो। बाघ क्या है, वनों का राजा बोलते हैं ना, जैसे शेर जंगल का राजा है, वनों का राजा है, हमारे वहाँ बाघों को बहुत माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जब आप वहाँ की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, जो इतना कुछ चल रहा है, जो जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, उसके चक्कर में डेवलपमेंट के नाम पे जो हो रहा है, तो जो उनका घर है, आप देखो ना, अपने घर में आप बाघ को नहीं रहने दोगे, उनका घर जो है जंगल, वहाँ आप जंगलों को काट के उनका घर उजाड़ रहे हो, अगले कहाँ जाएंगे? क्योंकि प्रकृति ने तो देखो तालमेल पूरा बना के रखा था ना, आपके लिए जगह थी, उनके लिए भी जगह थी, भाई इतना में तू रह ले, इतने में तू रह ले। लेकिन इंसान जो लालची हो गया है कि नहीं, मतलब पर्याप्त नहीं है, जो उसको मिला उसको पर्याप्त नहीं है, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आप जंगलों की कटाई कर करके जंगलों को कितना छोटा कर दोगे। और उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु, सिर्फ बाघ की बात नहीं है, ऐसे सैकड़ों हज़ारों प्रजातियाँ रहती हैं जंगलों के अंदर, कहाँ जाएंगी? और आदमखोर क्यों ना हो, अब डेली उनका एनकाउंटर, जब अब आमना सामना हम दोनों हैं, हम एक दूसरे से अब में मुलाकात नहीं होती, तो हम दूसरे को हम कैसे कर लेंगे? लेकिन जब जंगलों की कटाई छटाई होने लग गई ज़्यादा, जब वन छोटे पड़ने लग गए, तब जब उनके घर की सीमाएँ उजाड़ दी गई, तो अगले बाहर जाएंगे, आपसे इनकाउंटर होगा, तो उसके बाद आदमखोर ही बनेगा वो, उसके खून लगेगा ना मुंह में। जब आपसे इनकाउंटर हो गया, आमना सामना हो गया, तो उसके बाद ही तो आपका आक्रमण करेगा। एक वीडियो भी देखी थी मैंने कि लाइक कोई गांव में 3 औरतें खेती कर रही थी और वो एक औरत को बाघ ले गया था। तो ये बहुत आमूमन है, बीच में हमारे गाँव में बहुत ऐसे किस्से हुए। स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को ले गया, बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी ले गया बीच में। तो अब इसको मैं क्या बोलूँ, देखो इसको तो ये देखो उनका नेचर है, वो अग्रेसिव जानवर है, वो तो शिकार करना उनका पेशा है। ध्यान तो इंसान को ही रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। आप अगर ऐसे वातावरण में रह रहे हो, घर में घुसोगे तो वो तो फिर कहाँ तक यार, आपके घर में घुस के कोई आपको तकलीफ देगा तो कैसा लगेगा? या आपके घर में आके कोई आपका घर तोड़ दे, एक दीवार तोड़ दे, पिनके की ना, गुस्सा आएगा ना, तो पूरा जंगल उजाड़ दिया यार अगलों। और ऐसा नहीं है, प्रकृति सबके लिए बराबर है, किसी का कोई ऐसा मानवता का हक नहीं है कि यार हमारी है और इनका नहीं है। क्योंकि भगवानों को में भी आपने देखा होगा, हमारे जो परमपिता परमेश्वर नारायण है हमारे, उनके 10 अवतारों में से जो स्टार्टिंग के कुछ अवतार हैं वो सभी सब जानवरों के रूप हैं। मत्स्य पहला अवतार मछली का, कुर्म कछुआ दूसरा अवतार, नरसिंह देवता सिंह का अवतार। तो जब वो भगवान, उन्होंने भेदभाव नहीं किया इंसान का रूप लेने में और जानवर का, बल्कि इंसान से पहले वो जानवरों के रूप लेके आए हैं धरती पे, तो कुछ तो रीज़न होगा, इंसान से बेहतर ही होंगे जानवर ना, इसलिए पहले उन्हें चुना गया। हम लोग तो बहुत बाद में आते हैं, राम, परशुराम, श्री कृष्ण, ये तो सबसे लास्ट के अवतार हैं। स्टार्टिंग के 3-4 अवतार उठा के देखो ना आप, 10 अवतार हैं उनके, उनमें से स्टार्टिंग के तो जानवर को चुना गया। क्यों चुना गया होगा? पशुपतिनाथ कहा जाता है शिव जी, क्यों कहा जाता है पशुपतिनाथ?
और लोग वही केदारनाथ की चढ़ाइयाँ कर रहे हैं, खच्चरों पे बैठ बैठ के उनको मार रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे को पुण्य मिलेगा दर्शन करके। ये तो बहुत गलत है। कहाँ से मिल जाएगा सर? पॉसिबल है? आप जीव हत्या कर रहे हो, वो ये सोचो कि आप पाप के भागीदार बन गए हो। अपने पैरों से नहीं जा सकते तो मत जाओ ना। और ये जो केदारनाथ, भाई मैं आपको बताऊं, ये जो 4 धाम की यात्रा बोल लो, चाहे ये पंच केदार बोल लो, जो भी ये तीर्थ स्थल है ना, जो भी ये मान्यता प्राप्त चीज़ें, ये टूरिज्म का हिस्सा नहीं है। आजकल भेड़ चाल चल रही है, लोग पहुंच रहे हैं, ये यहाँ से आता है सर। ये आना चाहिए भाई यहाँ से। आपके मन में श्रद्धा आई है ना। मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, मैं अपने सगे संबंधियों को बोलता हूँ कि भाई अगर किसी मंदिर पे विजिट करना है तो इसलिए मत करो कि आजकल लोग वहाँ बहुत जा रहे हैं। अगर आपका मन वहाँ कनेक्ट कर रहा है और आप चाहते हो कि यार मैं इनमें बिलीव रखता हूँ और मेरे को एक बार इनके दर्शन करने हैं, उस भाव से जाओ। और आपके अगर अपने पैर समर्थ नहीं है तो मत जाओ, आप घर में पूजा कर लो। तीर्थ यात्रा कब होती थी भाई? आज से आप कुछ साल पहले जाके देखो, तीर्थ यात्रा होती थी जब आप जीवन से संपन्न हो गए हो, आप बुजुर्ग हो रहे हो, आपके बाल बच्चे सेटल हो गए। अंतिम यात्रा भी बोलते थे। अंतिम यात्रा है कि भैया मैंने जीवन के सारे सुख भोग लिए, मेरे बच्चे बड़े हो गए, सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, बच्चे हो गए, नाती पोते देख लिए, अब भगवान के दर्शन कर लूँ, कभी भी मौत आ जाए तो आई एम। सही बात है। और जब ये यात्रा शुरू करते थे तो पता भी नहीं था वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। ठीक है। और उस उम्र में 80-80, 75-75, 90-90 साल, भाई जो पहले के योगी रहे हैं ना संत, 1.5 से 2 साल के उम्र में भी वो खुद चढ़ाई करते हैं केदारनाथ जैसे पीक की। और आजकल देखो आप, हेलीकॉप्टर की सेवा, खच्चरों की सेवा। तो अगर नहीं है सामर्थ्य, आप में नहीं है कैपेबिलिटी, तो ज़रूरी थोड़ी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं भगवान को दिखावा कर दूंगा और भगवान इंप्रेस हो जाएगा, तो भगवान है भाई वो। आपकी अंतर आत्मा की एक एक सोच, एक एक चीज़ से वाकिफ है बहुत अच्छी तरह। मैं तो बीच में बहुत निराश हुआ था जब मैंने देखा था, जब केदारनाथ में इतनी बुरी हालत थी। आपने देखा हो कितने खच्चर मरे थे ना, न्यूज़ आई थी ना, वो लोग जा रहे हैं और गिर रहे हैं, वहाँ पलट रहे हैं, वो नीचे खाई में गिर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी एक जीव को तकलीफ़ देके आप अपने आप को ऊपर पहुँचा रहे हो, वहाँ दर्शन करके आपको ये लग रहा है कि भगवान आपकी मेहनत से खुश हुए होंगे। आप ये नहीं सोच रहे कि जिन भगवान के संतान आप लोग हैं, वो जानवर भी उन्हीं की संतान है। अब एक भाई दूसरे भाई को मार के जाएगा तो कौन से माँ बाप खुश हो जाएंगे बताओ? तो ये सेंस इतना जब आ जाएगा लोगों में ना, ये भेड़ चाल ख़त्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोबारा से धामों की जो मान्यता है, वैल्यू है ना, वो वापसी मिल जाएगी लोगों को। आपको इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए हैं, आप हर तरीके के आपने काम कर लिए, सॉन्ग्स कर लिए। आप पहले के भी गाने सुनते हुए हो गए, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है म्यूज़िक में तो आप पहले के भी गाने सुनते हो गए। पहले के अकॉर्डिंग अब क्या चेंजेस लगा आपको इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और न्यू जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है उसमें आपको क्या बेटर लगा, या कुछ कम लगा या ज़्यादा लगा? देखिए, एज़ फार एज़ आई कंसर्न, जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा यही मानना है कि मॉडर्न होना गलत नहीं है कहीं से भी, क्योंकि समय के साथ देखिए हर चीज़ अपडेट होती है। अपग्रेड हम अपने आप को कर रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग कर रहे हैं। अब चाहे शहरों में रहें, चाहे हम पहाड़ की बात भी करें, तो अगर हम 1 दशक 2 दशक पीछे जाते हैं तो उनके जो वातावरण, एनवायरनमेंट जिनमें वो रहते थे, जैसा उनके पास था उस समय, तो जैसे जैसे इंसान के पास थोड़ी सी सुविधाएं आती हैं तो थोड़ा बहुत अपग्रेड वो अपना को करता है। मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन वल्गैरिटी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ। रीज़न कि हम लोग हैं रीजनल आर्टिस्ट, तो उत्तराखंड इज़ ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी, सादगी, और जो वहाँ की संस्कृति, कल्चर है, उस चीज़ को हम लोग दिखाते हैं। थोड़ा सा बुरा मुझे आज की मॉडर्नाइजेशन में ये लगता है कभी कभी कि कहीं ना कहीं मॉडर्न होने के चक्कर में या अच्छा होने के चक्कर में और बेटर दिखाने के चक्कर में हम कुछ पुराने रूट्स को छोड़ रहे हैं। उस चीज़ का थोड़ा गिल्ट रहता है। और अनुरोध मैं ये करता हूँ आने वाली जनरेशन से भी और जो अभी के भी लोग हैं कि वल्गैरिटी को बढ़ावा ना दिया जाए। अगर हम अपनी म्यूज़िक वीडियोज़ में या अपने मूवीज़ में या जो भी उत्तराखंड इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, अगर उसको हम एक मतलब सिंप्लिसिटी के साथ, जो सादगी, जो उनका एक पहनावा है, जो उनकी वेशभूषा है, उसका ध्यान रखें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा गलत उसमें ना जाए। अब मैं ये नहीं कहता कि मॉडर्न होना गलत है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके बच्चे गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी चीज़ को देख के, तो जो काम सामाजिक तौर पे होता है और जिससे लोग प्रभावित होते हैं, तो उस दौरान आपको चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर आप पर्दे के पीछे हैं तो आप अपना लाइफस्टाइल जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं, लेकिन अगर पर्दे पे हैं, आपको सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग, जैसे मिलियंस में जब व्यूज़ जाते हैं तो लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उसके बाद आपकी छवि कैसी बनेगी वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आपकी छवि से उन लोगों पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये है कि एक अपने रूट्स को ना छोड़ें, जो अपने पहाड़ के जो संगीत, म्यूज़िक की जो नॉलेज थी ना भाई,
जो नॉलेज थी, जिस तरह से काम किया जाता था, जो क्रिएटिविटी, जैसे आप बॉलीवुड में देख लो, पिछले 1 दशक में खासकर वो क्रिएटिविटी ख़त्म सी लग रही है आपको। वो डिक चिक आ रहा है, डिक जा रहा है, रिपीटेशन या रीमिक्स चल रहा है, हो रहा है ना। सेम मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि थोड़ा उत्तराखंड इंडस्ट्री में भी हो रहा है, लेकिन वो मॉडर्नाइज भी हो रहा है। तो इस चीज़ से एक चीज़ का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हमें इंटरनेशनल लेवल तक लोग जान भी रहे हैं। रीज़न क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपको जो पसंद है वो ना करके जो लोग देखना चाहते हैं वो करना पड़ता है। क्योंकि आप अगर उत्तराखंड इंडस्ट्री को ही ग्रैब करना के रखना चाहते हो या वहाँ के ऑडियंस को ग्रैब करके रखना चाहते हो तो आपका कंटेंट फिर भी चल जाएगा, अगर आप सादगी, सिंप्लिसिटी या बहुत ज़्यादा पहले के हिसाब से भी बनाएं। लेकिन अगर आपको नॉन पहाड़ी कम्युनिटी जो हैं, जो उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट्स हैं अपने देश में या जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके म्यूज़िक को, आपके डांसिंग स्टाइल को, आपके ड्रेसिंग स्टाइल को, आपके सेंस को, मतलब जो भी आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन का सेंस है उसको जाने, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मॉडर्नाइजेशन के बीच में मतलब कहीं ना कहीं अपनी वल्गैरिटी की तरफ ना जाए, और दूसरा चीज़ अपने रूट्स को ना भूलें, उनके बीच में रह के काम करना मेरे हिसाब से उचित रहेगा। बिल्कुल, मॉडर्न के साथ साथ में हमें अपने जो रूट्स है उनको भी लेके चलना चाहिए। बिल्कुल, वरना वही बॉलीवुड वाला काम हो जाएगा। वही काम हो जाएगा। मतलब उत्तराखंड की जो स्पेशलिटी, म्यूज़िक की स्पेशलिटी है, आप उत्तराखंड का म्यूज़िक अगर ऐसे सुनो ना, मतलब जो आज से थोड़ा कुछ टाइम रिलीफ देता है, रिलीफ, सुकून, जैसे पहाड़ है ना, जैसा नेचर है ना, वैसा वहाँ का म्यूज़िक भी है। तो अभी के उसमें भी क्या है, देखो अभी थोड़ा सा टाइम चल रहा है डीजेस का, सॉन्ग्स का, जो पार्टी वाइब है ना, डीजे पे बजे, एग्जैक्टली। तो थोड़ा बहुत तो आपको समय के साथ देखो चलना पड़ता है। आप अब ये सोचो कि आप मैं 20 साल पहले जैसा ही टेस्ट लेके चलूँगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आर्टिस्ट की कला की उम्र कम होती जा रही है। आप देखो जो काम पहले 25-30 में करा जाता था, आजकल के 10 साल के बच्चे कर रहे हैं। आप म्यूज़िक देख ही रहे हो, आप जो रियलिटी शोज़ हैं, डांसर, ऐसे म्यूजिशियन, ऐसे सिंगर्स आ गए इतनी छोटी छोटी उम्र के। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा जो एज है वो कम होता जा रहा है, हम कम सर्वाइव कर रहे हैं अब उतना लंबा टाइम तक जैसे हमारे पूर्वज किया करते हैं, हम नहीं कर पा रहे। तो हमें अपनी सारी चीज़ें कम एज में पूरी करनी है। तो वो भाग दौड़ के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, आपको अलग दिखने के लिए कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जो बाकियों से हट के हो, तो आपकी पहचान बनी। सही बात है, गो विद द ट्रेंड ऐसा। बिल्कुल। अब मेरा जो शुरू से मैंने भी ये कोशिश करी है कि मैं अगर अभी 35-40 सॉन्ग के आसपास कर चुका हूँ, तो मैंने कोशिश करी है मैं अपने लुक्स पे काम करूँ, किसी में हेयर्स का, किसी पे बियर्ड्स का, मतलब जो चीज़ मैं कर सकता हूँ अपनी बॉडी में चेंजेस, भले ही लोग थोड़ा देर से पहचाने, लेकिन वर्सेटैलिटी दिखती है। आप कल को आपको किस तरह का रोल ऑफर होता है। आप कोई अभी मैं म्यूज़िक वीडियोस कर रहा हूँ, कल को हो सकता है मूवीज़ करूँ, उसमें करूँ, तो उसमें कैरेक्टर रोल्स होते हैं। हर रोल के हिसाब से आपको अपना कैरेक्टर बनाना पड़ता है, उसमें ढलना पड़ता है सांचे में। तो वहाँ आपकी जो लुक्स की जो आप कर रहे हो ना इस समय एक्सपेरिमेंट, वो वहाँ काम आता है। समझ लो, आपको ड्रंक बनना है, आपको क्या बनना है, वो हर चीज़ का एक आपका फ्लेवर आता है। तो उसके लिए लुक्स बहुत मैटर करता है। काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बन जाता है। पोर्टफोलियो बन जाता है, एग्जैक्टली। तो उस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करते भी रहना चाहिए। और बस मॉडर्न होना बहुत सही है, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी चीज़ें जो आपने बोली, कईयों को तो बुरी लगी होगी। हाँ, ऑफेंड होने वाले तो होंगे, और इसमें भी क्रिटिसाइज करने वाले वो करेंगे। लेकिन देखो, जो सच है उसे बोलने में क्या डर, सच कड़वा ही होता है। कड़वा ही होता है, और ऐसा कोई डर किसी का है भी नहीं, क्या ही कर लेंगे। बट फिर भी देखो, जो भगवान में मानते हैं वो ऐसे 300 मिलियन तक जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए आप भी अच्छे काम करो, भगवान में बिलीव करो, आपको भी सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। और भाई कुछ टिप्स आप बताना चाहो जो इंडस्ट्री में नया आना चाहता हो? नए आने वालों के लिए बस यही है भाई, अपने काम पे फोकस रखो, अपनी लगन पे भरोसा रखो, ठीक है। और कभी भी ये मत सोचो कि मैंने 3 साल काम कर लिया, 4 साल काम कर लिया, 5 साल काम कर लिया, अब मैं, अगर आपको लग रहा है आप साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम कुछ और काम भी कर लीजिए। आपको लग रहा है कि यार इस चीज़ में मेरा करियर नहीं बन पा रहा है, यार लेट लग रहा है, मुझे कुछ अर्न भी करना है, लेकिन छोड़ो मत, करते रहो। अगर आप कलाकार हो तो आपका मतलब ये है कि जो घिसता रहे अपना आप, वो घिसता रहे। चमकना ना चमकना, पे बैक मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चीज़ की सोचोगे तो मेरे हिसाब से तो कभी आप कलाकार हो ही नहीं। सही बात। कलाकार ये सोच के कभी करता ही नहीं कि भाई मैं बिल्कुल छा जाऊँ और बिल्कुल रातों रात मैं वो जाऊँ, मशहूर जाऊँ। ये तो आपकी मेहनत होती है, कई सालों की आपके पीछे की मेहनत होती है, जो किसी एक टाइम पर जब लगता है कि आपने उतना स्ट्रगल कर लिया है और आपने उतनी कैपेबिलिटी है कि अब अपने आप को आप स्टैंड कर, क्योंकि देखो सक्सेस होना इतना मुश्किल नहीं है जितना उस सक्सेस को मेंटेन रखना आज के टाइम पे, वो ग्राफ को मेंटेन रखना। तो मेरा तो सबसे बड़ा फियर भी यही है कि यार मैं जैसे काम करता जा रहा हूँ और मैं ये अचीव कर रहा हूँ, तो कल को मैं इस ग्राफ से नीचे की तरफ ना जाऊँ, एटलीस्ट ऊपर ना सही तो, लेकिन इसको मेंटेन करना तो मेरा कर्तव्य बनता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर रोज़ सीखना पड़ेगा। तो नए कलाकारों से यही है कि यार ये मत सोचना कि कोई जूनियर कोई सीनियर, जो शिक्षा जहाँ से मिले भाई, छोटा है बड़ा है, यहाँ तक कि दूध पीता बच्चा क्यों ना, उससे भी कुछ सीखने को मिल रहा है ना, कि भाई भूख लगने पे रोना है तभी माँ को पता चलेगा कि मैं भूखा हूँ।
वो भी सिखा रहा है आपको कुछ ना सीखो और उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करो और अपनी गलतियों से सबसे पहले सीखना शुरू करो। आप हर गलती के बाद एक गलती को एक बार दोहरा दो, दोबारा वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर हर गलती एक बार कर रहे हो उसका मतलब हर दिन आप कुछ नया सीख रहे हो, क्योंकि एक गलती एक ही बार हो रही है, अगली बार वो सुधर जाएगी तो वो गलती कभी दोबारा नहीं होगी। तो एक चीज़ को एक ही बार परफेक्ट बनता है, ऐसे परफेक्ट बनता है इंसान। बस यही आप लोगों से अनुरोध है कि अपने काम को लेके थोड़ा सा लॉयल रहिए, तो काम भी आपके साथ लॉयल रहेगा फॉर श्योर। और जो टूरिज्म को लेके बोला उस पर भी थोड़ा ध्यान, उस पर बिल्कुल ध्यान देना। वो तो सबसे पहले है कि अगर उत्तराखंड से बिलोंग करने के नाते मेरा दायित्व है आप लोगों से रिक्वेस्ट करने का कि बहुत साफ़ सुथरी, बहुत पावन, बहुत दिव्य जगह है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। नहीं तो जैसे आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों में जो उत्तराखंड का हाल हो रहा है, हो सकता है कि आगे कभी आप वहाँ जाने लायक वो जगह बचे भी ना, या शायद आप लोग वहाँ तक जा भी ना पाओ, ऐसे रास्ते हो जाते हैं। क्योंकि अभी देखो ना, एक हाईवे उजड़ जाता तो आपका सारा कनेक्टिविटी खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि गली गली से इधर उधर काट के आप कहीं और से ले लो। एक सिंगल नेशनल हाईवे है, वो टूट गया तो फिर उसके बाद लोग जो फंसे हैं बेचारे फंसे रह जाते हैं कई कई दिन, जब तक वो दोबारा रिपेयर नहीं होता। तो इन चीज़ का भी ध्यान रखो कि सिर्फ आप इकलौते नहीं हो वहाँ आने वाले, वहाँ के लोकल्स को कितनी परेशानी हो सकती है आपके कुछ दिन के मज़े के लिए, वो चीज़ भी सोच के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसा लगा आप कमेंट में बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधे राधे।